हेलो एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 14 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। फर्स्ट न्यूज आती है नेशनल चिल्ड्रंस डे। अब देखिए, हम 14 नवंबर के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि इस दिन कोई डे तो नहीं सेलिब्रेट होता इंपॉर्टेंट नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का। तो यस, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे या फिर कह लीजिए नेशनल चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। हिंदी में बोले बात करें तो नेहरू जयंती से कहती है। अब क्यों मनाते हैं उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा? नेशनल चिल्ड्रंस डे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे कौन? तो देखिए, पॉलिटी में बहुत बार इनका जिक्र हो चुका है, तो मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। ठीक है, सबसे ज्यादा काफी ज्यादा लंबा टेन्योर भी था इनका 1947 से 64 तक। ठीक है, फॉन्डली कॉल्ड मतलब प्यार से बच्चे इन्हें क्या कहकर बुलाते थे? चाचा नेहरू। नोन फॉर हिज अफेक्शन फॉर किड्स, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि बच्चों से इनका प्यार बहुत था, तो बच्चे इन्हें चाचा नेहरू कहकर बुलाते थे। अब जब हम बात कर रहे हैं कि नेशनल चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है, तो इसी के साथ अब ये भी पढ़ लेते हैं कि इंटरनेशनल लेवल का कब मनाया जाता है। नेशनल लेवल का चिल्ड्रंस डे हमें पता चल गया, तो अब इंटरनेशनल लेवल का जान लेते हैं। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो देखिए, जब हम 20 नवंबर की करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वहां पे थोड़ा इलेबोरेट करके पढ़ लेंगे इसे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं सेकंड न्यूज की तरफ। आज की सेकंड न्यूज क्या है? लेट मी जस्ट द पेज फर्स्ट। ओके, सो सेकेंड न्यूज है 41st इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर IITF कहाँ मनाया जाएगा, कहाँ सेलिब्रेट होगा? तो न्यू दिल्ली में होगा। न्यू दिल्ली में कहाँ पे? प्रगति मैदान में होगा। इट विल बी इनॉग्रेटेड बाय, इवन ये आज है 14 नवंबर को, सो अब तक तो हो गया होगा इनॉग्रेशन इसका, बाय यूनियन कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। जो यूनियन कमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, वो इसका इनॉग्रेशन करेंगे। ठीक है, अब तक तो कर भी दिया होगा। थीम की बात करें, कोई भी डे पढ़ना है तो उसका थीम अगर है कुछ इंपॉर्टेंट तो वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसका भी होता है मैं मेंशन कर देती हूँ, नहीं होता तो फिर वो हम नहीं मेंशन करते। 2022 का थीम था वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, अब आपको याद रखना है वोकल लोकल ग्लोबल, जहां पे सब आ गए, वो जो है हमारे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का थीम है 2022 का। फोकस स्टेट्स इन द फेयर। इस फेयर में फोकस स्टेट्स कौन सी होंगी? यूपी एंड केरला। तो ये बड़ा क्वेश्चन आता है, होस्ट स्टेट, फोकस स्टेट, ये सब है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी के साथ हमारा सेकंड वाला पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। सो वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए अब आज की थर्ड न्यूज पढ़ते हैं। ASEAN agrees to admit East Timor as the 11th member. Very important, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये वाली स्टोरी नहीं, बट जो आसियान है इसके बारे में पता होना चाहिए। क्या इंडिया इसका मेंबर है? ये कब बना? इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? कितने मेंबर स्टेट्स हैं? फुल फॉर्म क्या है? मोटो, एंथम, इन विच ईयर इट वाज फाउंडेड। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, वो सब अब हम पढ़ेंगे। ठीक है, सो आसियान क्या है इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। आप इतना समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि ईस्ट तिमोर एक कंट्री है, तो इसको अपना 11th मेंबर अब ये बनाने के लिए एग्री कर चुकी है। इसका मतलब ये है कि अभी तक इसके 10 मेंबर हैं जो पक्के हैं, अब 11th मेंबर ये बनने वाला है या बनेगा या एग्रीमेंट हो गया है, जो भी है। अब थोड़ा सा ईस्ट तिमोर के बारे में जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हमेशा कहती हूँ वर्ल्ड मैप या इंडिया का मैप, दोनों चीजें आपके स्टडी टेबल के पास होनी चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है तो उस केस में आप एटलीस्ट खरीदिए। कुछ भी पढ़ने बैठते हैं, देखिए करंट अफेयर्स हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री भी हो गया, इसमें आपको मैप्स की जरूरत है। क्योंकि अगर आप समझेंगे ना कि पहले सेंट्रल एशिया आता है, अफगानिस्तान, फिर पाकिस्तान, फिर इंडिया, तो आप वो वाला लिंक समझ पाते हैं कि इंडिया में कैसे आए। अदरवाइज आप क्या करेंगे, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया अफगानिस्तान से आए, काबुल से आए, वो बस याद ही करते रह जाएंगे। जब मैप पे देखेंगे ना कहाँ से आए, तो आपको रूट दिमाग में बैठेगा कि अच्छा यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे ये है वो है। तो इस तरह से एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है मैप के थ्रू। तो अभी सबसे पहले तो देखिए ईस्ट तिमोर कहाँ पे है, कहाँ नहीं है, कौन से कॉन्टिनेंट, सब कुछ आप देखेंगे। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगी इसके बारे में, दैट ईस्ट तिमोर वाज द यंगेस्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। यंगेस्ट समझते हैं, मतलब सबसे नई, जैसे हिमालयाज है ना यंगेस्ट माउंटेन, सबसे नए माउंटेन्स बने हुए, वैसे ही ईस्ट तिमोर जो है सबसे यंग कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया में, हैविंग गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडोनेशिया इन 2002 आफ्टर 24 ईयर्स ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली है ना, किससे? ब्रिटिशर्स से, पर हमें 1947 में मिल गई थी। तो ईस्ट तिमोर को अभी अभी 2002 में इंडिपेंडेंस मिली है इंडोनेशिया से। तब तक इंडोनेशियन वहां पे जो है रूल करते थे, या वो अपना सब कुछ वहां पे कंट्रोल करते थे। ठीक है, तो 24 साल का स्ट्रगल रहा इनका, उसके बाद में 2002 में इंडिपेंडेंस मिली है। तो ये न्यूज में भी रहा था काफी पिछले से,
ठीक है। तो चलिए इस तैमूर को भी 11वां मेंबर बना रहा है आसियान अपना। अब आसियान के बारे में जान लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, इस तरह से जो मैं ब्लॉक्स बनाती हूँ उनको तो आप अलग से कहीं पे लिख लें, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, आसियान हो गया, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, है ना। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको आप 2-3 7-8 पेज लगाइए, वहां पे लिखें, बस वही फिक्स रहते हैं, क्वेश्चन उनमें से बनता ही बनता है एक। फिर आप लोग कहते हैं कि मैम स्टैटिक जीके पढ़ाइए, तो ये भी स्टैटिक जीके का एक पार्ट है। ठीक है, सो आसियान के बारे में जानेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो साउथ ईस्ट एशिया में जो नेशंस हैं उनकी एक एसोसिएशन है। 10 मेंबर स्टेट्स, 10 मेंबर्स हैं इसके अभी तक, ऑब्वियसली 10 हैं तभी तो 11वें मेंबर की बातचीत हम कर रहे हैं। इट इज अ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, तो साउथ ईस्ट एशिया में जितनी भी कंट्रीज है उनकी एक एसोसिएशन है, ये सबकी नहीं, कुछ सिलेक्टेड की। ठीक है, पॉलिटिकल लेवल पे, इकोनॉमिक लेवल पे थोड़ी सी डेवलपमेंट करनी है, वही इसका एम है। राइट, मोटो की बात करें, मोटो क्या है, वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी। तो ये आप हल्का से एक बार पढ़ लें। मोटो हमेशा फिक्स ही रहना है, एंथम हमेशा फिक्स ही रहना है, फाउंडेशन कब हुई फिक्स ही रहनी है ना। एंथम क्या है, द आसियान वे। इसे आप गूगल पे सुन भी सकते हैं, ठीक है, मैंने भी सुना ये, आप भी सुन सकते हैं, तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी हो जाती है कि हाँ मुझे पता है, मैंने सुना है ना, इस तरह से। इट वाज फाउंडेड इन, कौन से साल में, कौन से ईयर में इसकी फाउंडेशन हुई थी, तो 1967 में हुई थी। जिस टाइम पे ये बना था उस टाइम सिर्फ 5 ही मेंबर थे, अब देखिए आज 10 हो चुके हैं, मे बी इन फ्यूचर 11 हो जाए। राइट, क्या इंडिया इसका मेंबर है इस ऑर्गेनाइजेशन का, ये हमेशा पढ़ना है कि जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, क्या इंडिया का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन है, क्या इंडिया ऑब्जर्वर स्टेट है, मेंबर है, कुछ है या नहीं है उसका पार्टिसिपेटिंग रोल। ठीक है, तो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। राइट, फिर आता है इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। अब आपको इसके लिए भी फिर से मैप खोलना पड़ेगा, अब यहाँ मैं साथ में मैप नहीं बता सकती, बट मैं नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूंगी कि एटलीस्ट के थ्रू आपको समझाऊं। ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये सारी इसकी कंट्रीज हैं। और सबसे रिसेंट एडिशन, मोस्ट रिसेंट एडिशन, मतलब लेटेस्ट जो सबसे नई कंट्री इसमें ऐड की गई थी वो थी कंबोडिया 1999 में। तो देखिए 1999 के बाद अब 2022 में जाग रहे हैं, मे बी 2023 तक ऐड करेंगे, है ना, नवंबर तो चल ही पड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा हो गया हमारा आज का कंटेंट कंप्लीट, फर्स्ट पेज का, नॉट द एंटायर वीडियो। सो आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप जॉब कर रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट डे 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, जो कि है वर्ल्ड डायबिटीज डे। ठीक है, वर्ल्ड डायबिटीज डे 14 नवंबर को मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्यों मनाया जाता है, क्या थीम था, सब कुछ। ठीक है, सो इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 1991 बाय IDF एंड WHO। IDF एंड WHO ने मिलकर ये डिसाइड किया 1991 में कि हाँ अब से हम 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट किया करेंगे। सो IDF क्या है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन, और WHO क्या है, बहुत बार मैंने बताया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, बना कब था, 1948 में बना था। ठीक है, तो WHO को हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, करंट अफेयर्स ज्यादा हो गए, बट नेक्स्ट टाइम जब भी जिक्र होगा मैं इसे डिस्कस करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए। एक दिन में अगर आपकी एक भी ऑर्गेनाइजेशन हो रही है ना कंप्लीट, तो समझ लीजिए 30 दिन आते हैं, 31 दिन होते हैं महीने में, तो आपके 31 इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कवर हो रही हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ी बात है। बस जो आपको एक पढ़ाई है आसियान, उसको दिमाग में बिठा लें, आज के लिए वही मोर देन इनफ है। राइट, सो सबसे पहले 1991 में IDF एंड WHO इन दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हाँ अब से वर्ल्ड डायबिटीज डे सेलिब्रेट करेंगे। IDF मैंने बता दिया क्या है, इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन। अभी क्यों मनाया जाएगा, डिसाइड किया, ठीक है, कब से मनाया जा रहा है, ठीक है, क्यों मनाया जा रहा है, टू मार्क द बर्थडे ऑफ फ्रेडरिक बेंटिंग हु डिस्कवर्ड द इंसुलिन हार्मोन। अब इस दिन बर्थडे होता है फ्रेडरिक बेंटिंग का। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इंसुलिन हार्मोन को मतलब डिस्कवर किया था, डिस्कवरी की थी, तो इसलिए इनके बर्थडे के दिन जो है ये मनाया जाता है। और एक आई थिंक बेस्ट भी थे, कैप्टन बेस्ट, आई थिंक 1922 में हुआ था ये सब कुछ। तो इनके साथ एक और भी थे इनके फाउंडर जिन्होंने हेल्प की थी इन द डिस्कवरी ऑफ इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, बट यहीं पे इनके बर्थडे पे मनाई जाती है, तो फिर ज्यादा क्यों पढ़ना, ज्यादा हम साइंस में पढ़ेंगे जब भी कभी साइंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 2022 का थीम क्या था,
वर्ल्ड डायबिटीज डे का। थीम भी आपको पता होना चाहिए, एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, डायबिटीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, वो सब कुछ। तो देखिए वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना। एंड देखिए नोट्स आप वीडियोस के साथ साथ में बनाते रहे, क्योंकि क्या होता है 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी, इससे लंबी वीडियो तो नहीं होगी, 15 की होगी, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। तो अगर आप वीडियो के साथ साथ में नोट्स बनाते हैं, 10 मिनट की वीडियो है तो 20 मिनट में आपके नोट्स बन जाएंगे, है ना। और उसके बाद कोई टेंशन नहीं, फिर कोई भी एग्जाम आता है पिछले 6 महीने या 1 साल 1.5 साल इससे पुराने नहीं आते हैं। तो अगर आप साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, दिन का अगर आप आधा घंटा भी करंट अफेयर्स को दे रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए 5th पॉइंट अब पढ़ते हैं। एशियन एयरगन चैंपियनशिप्स कहाँ हुई है? डेगू साउथ कोरिया में हुई है। खोलिए अपनी एटलस, ये देखिए सामने वर्ल्ड मैप में साउथ कोरिया कहाँ है। साउथ कोरिया के आसपास की कंट्रीज देखिए, इसके ऊपर वाली साइड नॉर्थ कोरिया आता है। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल क्या है, साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, इन दोनों को कौन सी लाइन अलग करती है, वो सब मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया। तो इस तरह से थोड़ा रिकॉल करके देखें, आपको कितनी ज्यादा नॉलेज हो जाएगी, है ना। सो एशियन एयरगन चैंपियनशिप हुई है डेगू साउथ कोरिया में। और इसमें हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडियन शूटर ने एक गोल्ड मेडल लिया है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना है। वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल, इस इवेंट में गोल्ड मेडल लिया है मेहुली घोष ने, हु इज अ इंडियन शूटर, इसलिए हम इसे पढ़ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है वेरी इंपॉर्टेंट, 2025 का कबड्डी वर्ल्ड कप कहाँ होगा? यूके, मतलब नॉट उत्तराखंड, इट्स यूनाइटेड किंगडम, राइट। यूनाइटेड किंगडम के वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में होगा। एंड बहुत बड़ी बात है कबड्डी वर्ल्ड कप की, दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम दिस वर्ल्ड कप इज बीइंग हेल्ड आउटसाइड एशिया। पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशिया से बाहर जो है कबड्डी का वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इसका मतलब आज तक हमेशा एशिया में ही होता रहा है, ठीक है। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि एशिया के बाहर हो रहा है। एशिया के बाहर कहाँ पे हो रहा है? यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है। यूनाइटेड किंगडम क्या है? अपना अलग से एक आइलैंड है, ठीक है। खोलिए अपना एटलस, देखिए वहां पे यूनाइटेड किंगडम कहाँ पे, राइट। उसके बाद आता है यूनाइटेड किंगडम में कहाँ हो रहा है? वेस्ट मिडलैंड्स रीजन में हो रहा है। तो ये आप मैप देखेंगे, यूनाइटेड किंगडम क्या है, ब्रिटेन क्या है, वो सब लंदन क्या है, तो उन सब में एक डिफरेंस बनता है। उस पर मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगी बहुत जल्दी, बट फिलहाल आप इतना ही देखिए, ठीक है। सो 7th पॉइंट आता है 10 नवंबर 2022, 10 नवंबर 2022। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पिछली बार छूट गया था 10 नवंबर के करंट अफेयर्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 10 नवंबर 2022 को ऑब्जर्व किया जाता है एज अ माइलेट डे इन विच स्टेट? तो ओडिशा में। अब इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली इसकी प्रमोशन कर रहे होंगे कि न्यूट्रिटिव है, अच्छा है, ये वो है ना, तो इसकी प्रमोशन कर रहे हैं, तभी इस डे को सेलिब्रेट करें। इन विच स्टेट? उड़ीसा स्टेट, याद रखना है। 8th पॉइंट आता है वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे 2022। हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसका थीम जो है रिसेंटली मुझे मिला था, तो मैंने थीम के रिगार्डिंग ये लिखा है, अदरवाइज इतना इंपॉर्टेंट डे नहीं है ये। वर्ल्ड यूजेबिलिटी डे 2022 ये हर सेकंड थर्सडे जो होता है नवंबर का, तब सेलिब्रेट किया जाता है। थीम की बात करें तो आर हेल्थ, हमारी हेल्थ जो है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो इसका थीम था। तो थीम इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है। 9th पॉइंट आता है इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022। इंडिया का एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट स्टेट। बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में किसे मिला है? हरियाणा में मिला है। किसने दिया है? एनएफडीबी ने दिया है। अब एनएफडीबी क्या है? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, विच इज सिचुएटेड और लोकेटेड इन हैदराबाद, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए। इंडिया एग्री बिजनेस अवार्ड 2022 बेस्ट स्टेट की कैटेगरी में हरियाणा को मिला है। किसने दिया है? एनएफडीबी ने दिया है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद, ठीक है। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा और वहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो अभी के अभी मुझे फॉलो करें, राइट। चलिए अब 10th पॉइंट पढ़ते हैं आज का। बीएसएनएल ने डील की है टीसीएस के साथ। टीसीएस तो आपको पता होना चाहिए, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है ये, ठीक है। क्योंकि है डील टू लॉन्च 4G सर्विसेज इन इंडिया। सो फाइनली बीएसएनएल अब हमारे लिए 4G सर्विसेज ला रहा है इंडिया में, ठीक है। और इसको अप्रूवल मिल गया है। तो किसके हेल्प से, मतलब किसके साथ डील हुई? तो टीसीएस, ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ। तो अपनी लाइन्स वगैरह बिछाएंगे, होते हैं ना ऑप्टिकल फाइबर जो भी होता है, वो सब बिछाएंगे, लाइन्स वगैरह, केबल्स वगैरह। और उसके बाद 4G सर्विसेज इंडिया में फाइनली बीएसएनएल प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। सो 11th पॉइंट है ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड बाय और लॉन्च्ड बाय नहीं होगा यहाँ पे,
लेट मी करेक्ट इट, रिलीज्ड बाय ग्लोबल वैक्सीन मार्केट रिपोर्ट 2022 किसने रिलीज किया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। सो दूसरी बार इस चीज का जिक्र हो गया, तो आप टेंशन मत लीजिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को नेक्स्ट टाइम मैं जरूर कवर करवाऊंगी। WHO, वैसे मैंने आपको बता दिया इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, और हेडक्वार्टर बताया जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इट वाज फाउंडेड इन 1948। फुल फॉर्म इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड सारा इनका काम है। सो लास्ट करंट अफेयर है, साउथ इंडियाज फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कनेक्ट्स। साउथ इंडिया की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चली है, कौन से दो सिटीज को कनेक्ट करती है? मैसूरू टू चेन्नई। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। मैसूरू कहाँ पे है? कर्नाटका में। ठीक है, सो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स भी हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 15 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट न्यूज है, 5th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2022। सो 5वां एडिशन है जो कि 2022 में हुआ है। किस चीज का? इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का। ये कहाँ पे हुआ है? क्वेश्चन ये है। तो देखिए, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं जो रिसेंटली कंडक्ट हुए हैं पिछले एक साल में, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है इंडिया इंटरनेशनल, ये हुआ है शिलोंग मेघालय में। ठीक है, और वहां पे कहाँ पे हुआ है? पोलो ग्राउंड में हुआ है। अब एक्चुअल में चेरी ब्लॉसम क्या है? ब्लॉसम का मतलब क्या होता है? खिलना, और चेरी क्या होता है? ये एक फ्लावर का वहां पे नाम है, पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं ये। तो अभी जैसा जो सीजन चल रहा है ना, इस टाइम पे खिलते हैं पिंक कलर के फ्लावर्स उस वैली में, और बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो बस उसी की प्रमोशन के लिए जो हमारा मेघालय है, मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है बहुत अच्छा, तो बस उसी सब चीज़ के लिए ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना है, इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2022 शिलोंग में हुआ है, जो कि मेघालय में है, पोलो ग्राउंड में हुआ है। राइट। सेकेंड हमारा करंट अफेयर है, रेलवे स्टेशन दैट हैज वॉन ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन। ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसे ईट राइट स्टेशन की सर्टिफिकेशन मिली है? मतलब जहां पे खाना वगैरह काफी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो वो है भोपाल MP में, यानी कि भोपाल रेलवे स्टेशन, जो कि कहाँ पे है? MP में है। अब इसे क्या मिली है? कितनी स्टार रेटिंग मिली है? विद 4 स्टार रेटिंग। इसका मतलब कि हाइजीनिक है, क्लीन है, न्यूट्रिशियस है, ये सब चीजें। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा बताया भी, एक्सप्लेन भी किया है कि क्यों मिला है इसे। फॉर प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड टू द पैसेंजर्स। जो भी सवारी इधर से उधर ट्रेन में चले रहते हैं, उनके लिए हाई क्वालिटी का बहुत ही अच्छा खाना, न्यूट्रिशियस फूड, क्लीन फूड ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, और किसने दिया है ये जो सर्टिफिकेशन है? ये सर्टिफिकेट दिया है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन भोपाल रेलवे स्टेशन को, तो वो दी है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो अब पढ़ते हैं आज का थर्ड न्यूज क्या है। बैंक दैट अनवील्ड इट्स सेंटेनरी एम्बलम विद अ टैगलाइन सेलिब्रेटिंग 100 years ऑफ ट्रस्ट। इस लाइन का मतलब ये है कि ऐसा कौन सा बैंक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2023-24, यानी अभी 2022 चल रहा है, तो 2023-24 में ऐसा कौन सा बैंक है जिसे 100 साल पूरे होने वाले हैं, पूरी एक शताब्दी, पूरी एक सेंचुरी कंप्लीट होने वाली है। तो इसी के लिए उस बैंक ने क्या किया है? अनावरण किया है एक न्यू एम्बलम का। ठीक है, तो वो है कर्नाटका बैंक। 2023-24 में इसे पूरे के पूरे 100 साल हो जाएंगे बने हुए, एंड इट वाज फाउंडेड इन 1924। राइट। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। बहुत बार मैंने इस लोकेशन की डिस्कशन की है अपने वीडियोस में। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि बेंगलुरु कौन सी स्टेट में है। और टैगलाइन क्या है? योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। आप देखिए, जो बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी होता है ये टैगलाइन क्या है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये सब कुछ है ना। चलिए, अब हम देखते हैं आज का फोर्थ करंट अफेयर। बट आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। अब देखिए, अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो आपको क्या करना है? जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा, और वहाँ पर अगर अब आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। फाइन। साथ में एक बार फिर से कहूंगी, नोट्स देखिए वीडियो के साथ साथ में बनाते रहें। होता क्या है कि देखिए 10 या 15 मिनट की वीडियो होती है, तो अगर 10 मिनट की वीडियो है तो 20 मिनट में आपके नोट्स बन जाएंगे। एक बार आपके नोट्स बन गए तो आगे कोई भी एग्जाम आते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एक के बाद एक एग्जाम आता रहता है। हमने सभी भरे होते हैं तो हम सभी के लिए अपीयर होते हैं। तो अगर आपके पास प्रॉपर नोट्स हैं, आपको क्या चाहिए? पिछले 6 महीने के या 1 साल के नोट्स चाहिए होते हैं। कुछ एग्जाम्स में 1.5 साल के नोट्स चाहिए होते हैं करंट अफेयर्स के, है ना। तो अगर आपके पास प्रॉपर मटेरियल अवेलेबल है, फटाफट से उसको रिवाइज किया एंड देन आपका काम हो गया।
एक बार आपने रिवाइज किया, 2 बार रिवाइज किया, जब आप हर एग्जाम के लिए इन्हीं नोट्स को रिवाइज करेंगे तो देखिए आपका बेसिक्स कितने स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस वैसे ही टिप्स पे हो जाएंगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमेशा नोट्स पे फोकस रखें। एक बार नोट्स बन गए तो उसके बाद कुछ भी नहीं करना है, कोई नई चीज मिली तो साइड में लिख ली, बस अपडेट ही करने हैं नोट्स, वो तो आप करंट अफेयर्स पढ़ के कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब पढ़ते हैं फोर्थ हमारी न्यूज़ क्या है आज की। शंघाई फेस्टिवल 2022 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन। ये शंघाई फेस्टिवल है 2022 का, कहाँ पे होगा ये? तो ये मणिपुर में होगा। मणिपुर क्या है? जो 7 सिस्टर स्टेट्स बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में, वो है। क्यों होगा? टू अट्रैक्ट टूरिस्ट एंड प्रमोट मणिपुर एज अ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन। वही है कि टूरिस्ट को वहाँ पे अट्रैक्ट करना है, सॉरी अटैक नहीं, अट्रैक्ट करना है, ताकि सारे के सारे टूरिस्ट वहाँ पे आए, तो मणिपुर के बारे में जाने कि हाँ कितनी सुंदर जगह, ये बहुत सुंदर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इस तरह से। ठीक है, चलिए, अब शंघाई क्या है? ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का, इसीलिए इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है शंघाई फेस्टिवल 2022। ठीक है, अब ये जो फेस्टिवल है इसका थीम क्या है? थीम पता होना बहुत जरूरी है। फेस्टिवल ऑफ वननेस, तो आपको थीम बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। 2 years गैप, इसका मतलब है कि ये जो फेस्टिवल है ये 2 साल के गैप के बाद हो रहा है। जैसे कि अभी कोविड आया था तो उसके बाद से काफी चीजें रुक गई थी, है ना, फिर से स्टार्ट हो रही है, तो अब ये 2 साल के बाद फिर से हो रहा है। कैपिटल क्या है मणिपुर की? इम्फाल। सीएम कौन है? एन बीरेन सिंह। एंड इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ मणिपुर, राइट, तो कौन कौन से आप इन्हें जरूर लिख ले। छवांगकट, पोरग, याओशांग, लाए, हराओबा डांस। तो इस तरह के फेस्टिवल्स जो हैं थोड़े डिफरेंट से होते हैं, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए, हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। हमने पढ़ा शंघाई फेस्टिवल 2022 मणिपुर में हुआ। इसके बाद हमने पढ़ा कि कौन सा बैंक है जिसे 100 साल पूरे होने वाले हैं और उसने न्यू एम्बलम जो है वो अनवील किया है, वो है कर्नाटका बैंक। कौन से रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेशन मिली है? तो वो है भोपाल रेलवे स्टेशन, जो कि एमपी में है। किसने दिया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिया है। एंड इंडिया इंटरनेशनल चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल 2022 का कहाँ पे होगा 5th एडिशन? तो ये होगा शिलोंग मेघालय में, पोलो ग्राउंड में। ठीक है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। हमारा 5th पॉइंट है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप्स 2022। ये जो एशिया की बॉक्सिंग चैंपियनशिप है 2022 की कहाँ पे हुई थी? ये हो चुकी है, तो ये अम्मान जॉर्डन में हुई थी। इंडिया का रैंक इसमें क्या है? 3rd है। अब क्वेश्चन मेन ये है कि इंडिया ने इसमें कितने मेडल्स जीते हैं? तो टोटल 12 जीते हैं। अब इसमें से कुछ गोल्ड है, कुछ सिल्वर है, कुछ ब्रॉन्ज है। तो देखते हैं, 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है एंड 6 ब्रॉन्ज है, हो गए टोटल 12 मेडल्स। अब अगर इंडिया ने यहाँ पे 3rd रैंक हासिल किया है तो टॉप किसने किया है? ठीक है, तो वो है कजाकिस्तान, इसे 21 मेडल्स मिले हैं। सेकंड नंबर पे है उज्बेकिस्तान सेकंड नंबर पे है, ये भी एशियन कंट्री है, एशिया की ही बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, तो एशिया की कंट्रीज ने ही इसमें पार्टिसिपेट किया था। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। एंड उज्बेकिस्तान की क्या है? ताशकंद। तो ये भी देखिए, हमेशा कहती हूँ मैप सामने रखिए। अब कजाकिस्तान का जिक्र हुआ, देखिए वर्ल्ड मैप में कहाँ पे है, कैपिटल देखिए क्या है, गूगल कीजिए इसकी करेंसी क्या है। उज्बेकिस्तान देखिए कहाँ पे है, ठीक है, ये उज्बेकिस्तान, ताशकंद इसकी कैपिटल है, तो वो सब देखिए, इसकी करेंसी क्या है ना, कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें उज्बेकिस्तान के बारे में तो आप यहाँ पे डैश लगा के लिख सकते हैं, राइट। तो सब कुछ स्पून फीडिंग नहीं होगी, थोड़ा सा आपको खुद भी करना पड़ेगा कष्ट, है ना। तो चलिए, हमारा 5th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। चलिए, 6th पॉइंट पढ़ते हैं, वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर। 13 नवंबर को वर्ल्ड काइंडनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका थीम भी मेंशन है, तो फिर आपको पता है थीम कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं आजकल। तो इसका थीम क्या है, पहले तो वो जान लेते हैं। बी काइंड whenever possible, जब भी पॉसिबल हो दयालु रहे, ठीक है। बी काइंड whenever possible, and it was introduced in 1998 by World Kindness Movement। अब देखिए, वर्ल्ड काइंडनेस डे 13 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। 1998 में इसकी इंट्रोडक्शन हुई थी, मतलब स्टार्ट हुआ था। किसने स्टार्ट किया था? वर्ल्ड काइंडनेस मूवमेंट ने स्टार्ट किया था। थीम क्या है इसका? बी काइंड व्हेनेवर पॉसिबल, एंड दिस थीम हैज बीन इंस्पायर्ड बाय अ क्योट ऑफ दलाई लामा। दलाई लामा का एक क्योट है, क्योट आप समझते हैं, एक सेइंग टाइप, तो उससे इंस्पायर्ड है ये थीम, ठीक है। चलिए, 6 पॉइंट भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं, अब पढ़ते हैं कि हमारी 7th न्यूज क्या है आज की। लेट मी एडजस्ट दिस पेज फर्स्ट। ओके, सो द 42nd इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ INCA हेल्ड इन। 42nd इंटरनेशनल कांग्रेस का मतलब है कोई मीटिंग, कोई समिट टाइप INCA की कहाँ पे हुई है, ठीक है। तो वो हुई है देहरादून में। देहरादून कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। अब INCA है क्या एक्चुअल में, इसके बारे में जानते हैं। तो ये है इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन। कार्टोग्राफी क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसकी फुल फॉर्म देख लीजिए। इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन जो है, इसकी 42nd इंटरनेशनल कांग्रेस देहरादून उत्तराखंड में हुई है।
थीम क्या था इसका? डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी। डिजिटल कार्टोग्राफी टू हार्नेस ब्लू इकोनॉमी। एंड किसने ऑर्गेनाइज किया था इसको? इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस एनएचओ देहरादून। मतलब देहरादून का ही एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑफिस है, उन्होंने इसको कंडक्ट करवाया है, देहरादून में ही हुआ था। और कार्टोग्राफी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। सो द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप्स। अब मैप्स बनाने की जो आर्ट होती है, जो कला होती है, उसे हम कहते हैं कार्टोग्राफी। ठीक है, चलिए हमारा 7 पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक मेरा व्हाट्सएप अकाउंट अपीयर हो जाएगा। तो वहाँ पे देखिए जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव में बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं। देखिए आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, साथ में उन्हीं नोट्स से मैंने वीडियोस में पढ़ाया है। तो कहीं भी आपको डाउट लगता है, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, हैंडराइटिंग भी समझ नहीं आ रही, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक जो भी आपका डाउट होगा, राइट। तो एक तरह से बहुत ही कम प्राइस में आपको पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है, वीडियोज़ भी मिल रही हैं, नोट्स भी मिल रहे हैं, है ना। देखिए मेरी प्रेफरेंस यही है कि आप अपने नोट्स अपने आप बनाएं। बट इनकेस आप कॉलेज जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो उस केस में इट वुड बी बेटर इफ यू परचेज माय हैंड रिटन नोट्स, राइट। उससे होगा कि आपका टाइम बच जाएगा। अब थोड़ा सा टाइम बचता है जॉब के साथ, कॉलेज के साथ, तो उसमें अगर आप नोट्स बनाने बैठ गए तो पढ़ेंगे कब, है ना। तो चलिए आप चाहें तो नोट्स परचेज कर सकते हैं, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। अब हम पढ़ते हैं 8th न्यूज़ क्या है। State that is set to increase reservation for SCs, STs, OBCs and EWS in government jobs from 60 to 70%। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने डिसाइड किया कि हाँ अब रिजर्वेशन बढ़ा दी जाएगी, ठीक है, जो कोटा सिस्टम है वो बढ़ा दिया जाएगा SCs के लिए, STs के लिए, OBCs के लिए एंड EWS के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में 60 से 77%। ठीक है, मतलब 10% इनका, 20% इनका, सबके लिए कुछ कुछ परसेंटेज होगा। ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट ने डिसाइड किया है? वो है झारखंड। ठीक है, झारखंड आपने याद रखना है। अब झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची है। सीएम कौन है? हेमंत सोरेन है। तो आपको देखिए अब झारखंड, आप देखिए इंडियन मैप पे देखिए झारखंड कहाँ पे, झारखंड के साथ और कौन कौन से स्टेट्स की बाउंड्रीज लगती हैं। झारखंड क्यों फेमस है? मिनरल्स के लिए, माइंस के लिए, है ना। कैपिटल क्या है? रांची। सीएम क्या है? हेमंत सोरेन। गवर्नर देखिए अपने एंड पे गवर्नर कौन है, ठीक है, उससे भी आपको काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। याद नहीं करने, जस्ट लिखो, एक बार पढ़ो इनको। झारखंड, जब आप न्यूज़ सुनते हैं कुछ ना कुछ चला होगा वहां का, तो आपके दिमाग में खुद वो चीज़ आएगी कि हाँ यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन है, यहाँ की कैपिटल रांची है, यहाँ पे रिजर्वेशन बढ़ाई गई है। ठीक है, चलिए सो इस पेज के लास्ट करंट अफेयर है 9th पॉइंट हमारा। 11th सेशन ऑफ इंटर गवर्नमेंट कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजिकल एंड कल्चरल कॉपरेशन वॉज हेल्ड बिटवीन। 11th सेशन मीन्स जो 11th मीटिंग है इंटर गवर्नमेंट कमीशन की, ट्रेड पे, इकोनॉमिक एंड ये सब, ये कहाँ हुई है? कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में हुई है? तो इंडिया एंड बेलारूस के बीच में हुई है। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली, आप सबको पता ही होगा। बेलारूस की कैपिटल क्या है? मिन्स्क। ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है इस कैपिटल से, क्योंकि ये ऐसी कंट्री है इसके बारे में ज़्यादा हम पढ़ते ही नहीं, ज़्यादा जिक्र भी नहीं होता, इसकी कैपिटल आती है। ठीक है, ये हो गया हमारा 2nd पेज भी कंप्लीट। अभी और भी करंट अफेयर्स है, थोड़ा पेशेंस बना के रखें, हल्का सा रिवाइज करें। तो इंटर गवर्नमेंट कमीशन हमने पढ़ा ये सारी चीज़ों का, ये इंडिया एंड बेलारूस के बीच में हुआ है। कौन सी स्टेट है जिसने रिजर्वेशन बढ़ा दी है, 60 से 77% कर दी है? वो है झारखंड। 42nd INCA यानी कि इंडियन नेशनल कार्टोग्राफिक एसोसिएशन, इसकी जो मीटिंग है कहाँ हुई है? देहरादून में हुई है। वर्ल्ड काइंडनेस डे कब मनाया जाता है? 13 नवंबर को मनाया जाता है। थीम क्या है? बी काइंड व्हेनेवर पॉसिबल। दलाई लामा के एक क्यूट से ये लिया गया है। एंड एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि 2022 में हुई, अमान जॉर्डन में हुई। इंडिया का रैंक है 3rd, टोटल जीते 12 मेडल्स, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज। इसमें ये टॉप किया है कजाकिस्तान ने, जिसकी कैपिटल क्या है? अस्ताना, और 21 मेडल्स लिए। उज्बेकिस्तान 2nd है, जिसकी कैपिटल क्या है? ताशकंद। तो इसी के साथ हमारे जो 2nd पेज के करंट अफेयर्स थे वो भी हो गए कंप्लीट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आज करंट अफेयर्स थोड़े ज़्यादा हो गए हैं, बट ये आपकी बेटरमेंट के लिए ही है। जितने ज़्यादा करंट अफेयर्स आपको एक दिन में मिलेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट है। आई एम ट्राइंग टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स। यहाँ मतलब कहीं से भी मुझे करंट अफेयर मिलता है। मैंने कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड की हैं और कुछ वेबसाइट्स के थ्रू मैं देखती हूँ, जो यूपीएससी वगैरह की वेबसाइट्स हैं, तो उसमें तो बहुत डिटेल में दिया होता है, बट मैं 1 लाइनर्स उठाती हूँ। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। ठीक है, तो यही मेरा टारगेट रहता है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर मैं इतना एफर्ट आपके लिए कर रही हूँ तो आप लोग भी नोट्स साथ साथ में बनाएं। आपको कोई पॉइंट लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है, या आपको कहीं पर लगता है कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक लग रही है, तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि देखो मैं भी इंसान हूँ, गलती हो जाती है। तो आपको कोई डाउट रहता है आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं बहुत ध्यान से इनको बनाती हूँ। ठीक है,
और जगह गलती हो जाए चलता है, बट यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि एक नंबर हमारा सीधे सीधे मर जाता है ना। चलिए अब नोट्स साथ साथ में मेंटेन करते रहे, हमेशा मैं इसी चीज पे फोकस करती हूँ। अब चलिए हम पढ़ते हैं 10th पॉइंट आज का, नेशनल कॉन्क्लेव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी हेल्ड एट। नेशनल कॉन्क्लेव हुई है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, जिसका टारगेट है कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसको एम्पावर करना है। ठीक है, तो ये कॉन्क्लेव कहाँ पे हुई है? IIT गुवाहाटी में हुई है। गुवाहाटी किसकी कैपिटल है? असम की। ठीक है, थीम क्या है? थीम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी से उठा के थीम सेम टू सेम है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, देखिए वीडियो थोड़ा लंबा है आई नो, बट आप पेशेंस बनाए रखें, साथ साथ में पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें, आपको इतना भी बोरिंग नहीं लगेगा। ठीक है, 11th पॉइंट है लोगो ऑफ पर्पल फेस्ट लॉन्च्ड बाय। अब ये पर्पल फेस्ट है, इसका लोगो किसने लॉन्च किया है? आई थिंक ये 2-3 दिन पुरानी न्यूज है, बट जहां से मैंने लिखा था वहां पे पर्पल फेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं बताया था, तो मैंने ये उस टाइम पहले इनकॉर्पोरेट नहीं किया था। बट अभी मैंने जहां से न्यूज लिखी वहां पे पर्पल फेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से बताया था, तो इसलिए मैंने उस वेबसाइट से, UPSC की वेबसाइट है तो वहां से ये चीज कॉपी की है, लिखा है। तो लोगो जो है पर्पल फेस्ट का ये लॉन्च किया गया है गोवा के द्वारा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। यस, किसने लॉन्च किया है? बाय CM ऑफ गोवा प्रमोद सावंत। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि गोवा के CM कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत है। उन्होंने लॉन्च किया है एट, कौन सी जगह पे लॉन्च किया है लोगो? एट मनोहर पारिकर मेमोरियल हॉल ऑफ संजय सेंटर फॉर एजुकेशन। राइट, तो ये आप यहाँ से याद रखिए ज्यादा। मनोहर पारिकर वहां के पहले CM थे, काफी फेमस थे, काफी काम किए उन्होंने, तो काफी मानी जानी पर्सनैलिटी है वहां की। तो मनोहर पारिकर मेमोरियल हॉल जो है ऑफ संजय सेंटर फॉर एजुकेशन, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। मनोहर पारिकर मेमोरियल हॉल में जो है लॉन्च किया है वहां के अभी CM जो है प्रमोद सावंत ने। और पर्पल फेस्ट है क्या? इट एम्ब्रेसेस, एक्सप्रेसेस एंड सेलिब्रेट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। जो डिसेबल लोग हैं ना, उनको मतलब एनकरेज करना, एम्ब्रेस करना, सेलिब्रेट करना कि हाँ हम जैसे हैं, ठीक है, उनको मतलब एनकरेज करना लाइफ जीने के लिए, तो उसके लिए ये पर्पल फेस्ट जो है वो सेलिब्रेट किया गया था। अब गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। CM हमने जान लिया प्रमोद सावंत। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई। ठीक है, चलिए अब 11th पॉइंट भी हो गया हमारा कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। 12th पॉइंट आता है नंबर ऑफ वोटर्स दैट आर एज्ड अबव 100 इन इंडिया। 100 साल से ज्यादा कौन कौन से, कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं इंडिया में? समझ रहे हैं, जिनकी एज 100 हो गई है, 100 क्रॉस कर चुके हैं, जो ऐसे कितने वोटर्स हैं इंडिया में? तो वो है 2.49 लाख, मतलब 2.5 लाख अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब रिसेंटली ये न्यूज पढ़ने वाली है कि अभी अभी हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस हुए हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वोटिंग की बात हो रही है ना, तो थोड़ा सा इलेक्शंस के बारे में पढ़ लेते हैं। रिसेंटली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन से मैंने शॉर्ट में लिखा है, विधानसभा इलेक्शन जो होते हैं वो हुए हैं हिमाचल प्रदेश में। कब हुए हैं? 12 नवंबर 2022 को हुए हैं। कितने सीट्स के लिए हुए हैं? 68 मेंबर्स हैं। ठीक है, MLA 68 है हिमाचल में, तो उतनी सीट्स के लिए हुए हैं। रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन 8 दिसंबर। 8 दिसंबर को जो है पूरे के पूरा रिजल्ट डिक्लेयर होगा, कहाँ पे कौन जीता। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट चीज ये है पढ़ने वाली, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बूथ। पूरी दुनिया का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बूथ कहाँ पे है? इंडिया में है। इंडिया में कहाँ पे है? हिमाचल में है। हिमाचल का डिस्ट्रिक्ट है लाहौल एंड स्पीति, सबने सुना होगा, घूमने आते हैं, टूरिस्ट पॉइंट है। सो लाहौल एंड स्पीति में ताशी गैंग जो है वहां, वो जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बूथ है। ठीक है, तो चलिए 12th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। आज के लास्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे एंड देन हमारा वीडियो कंप्लीट। ठीक है, तो 13th पॉइंट है सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू रीन्यू द आधार कार्ड वंस इन एवरी 10 ईयर्स। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रेगुलेशन निकाली है कि हर 10 साल के बाद आपको अपना आधार कार्ड जो है रिन्यू करवाना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है ना, फेस चेंज हो जाता है। वैसे भी हम करते रहते हैं 5-6 साल बाद, जैसे अगर शादी होती है या कुछ भी होता है, कई बार गुम हो जाता है कुछ भी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉपर रेगुलेशंस निकाली कि हर 10 साल में एक बार तो आपको रिन्यू करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे टोटल करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। हमने क्या क्या पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है आधार कार्ड हर 10 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। नंबर ऑफ वोटर्स जो 100 साल से ज्यादा है इंडिया में, वो कितने हैं? 2.5 लाख के अप्रोक्सीमेटली। रिसेंटली इलेक्शंस कहाँ हुए? हिमाचल में हुए हैं। और वर्ल्ड का हाईएस्ट पोलिंग स्टेशन बूथ कहाँ है? हिमाचल के लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ताशी गैंग में। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि पर्पल फेस्ट का लोगो लॉन्च किया गया है गोवा में। गोवा के CM प्रमोद सावंत ने किया है, मनोहर पारिकर मेमोरियल हॉल में किया है। जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज है उनको सेलिब्रेट करने के लिए कैपिटल है पणजी, गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लाई। उसके बाद हमने पढ़ा कि नेशनल कॉन्क्लेव जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फॉर एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी, ये हुई है IIT गुवाहाटी में। थीम हमने जाना साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। सो इसी के साथ
हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 16 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। आज हम टोटल 17 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पेशेंस बना के रखें, आपके बेटरमेंट के लिए ही सारे पॉइंट्स हैं। सो फर्स्ट न्यूज है 17 G20 समिट। अब G20 क्या है वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट पहले आप ये समझ लीजिए कि इस साल 17वां एडिशन हुआ है G20 समिट, मतलब G20 मीटिंग का। कहाँ पे हुआ है? बाली, इंडोनेशिया में हुआ है। थीम क्या रहा इस बार 2022 का? रिकवर टुगेदर, रिकवर स्ट्रॉन्गर। अब देखिए, ये तो हो गई 17 G20 समिट के बाद। अब 18 G20 समिट की बात करें जो कि अगले साल होगा 2023 में, तो इसको कौन सी लोकेशन में ये होगा, मतलब कौन सी जगह में होगा? तो ये न्यू दिल्ली में होगा, इंडिया में। चलिए, 18वां G20 समिट 2023 में न्यू दिल्ली, इंडिया में होगा। अब 17 G20 समिट की बात करें जो कि बाली, इंडोनेशिया में हुआ, उसमें 3 वर्किंग सेशंस रहे, मतलब 3 मेन टॉपिक्स पे बात की गई। कौन कौन से थे वो टॉपिक्स? फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, फर्स्ट सेशन इसके ऊपर हुआ, सेकंड सेशन हेल्थ के ऊपर हुआ एंड थर्ड सेशन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर हुआ। चलिए, ये तो हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि G20 एक्चुअल में है क्या। वैसे देखिए, मैं पहले भी इसे एक बार डिस्कस कर चुकी हूँ आप लोगों के साथ, बट फिर बाद में कमेंट्स आने लग जाते हैं कि मैम आपने ये नहीं डिस्कस किया, आपने वो नहीं डिस्कस किया। तो देखिए, जो चीज़ एक बार डिस्कस हो चुकी है उसे दूसरी बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रहता, बट क्योंकि कमेंट्स ऐसे आ रहे थे, चीफ जस्टिस मैंने नहीं एक बार डिस्कस किया था, तो क्योंकि वो मैं पहले डिस्कस कर चुकी थी, बट उसके लिए कमेंट्स आने लग गए, तो अब मैंने सोचा कि जहाँ पे कुछ भी मिलता है उसे हम बार बार डिस्कस करेंगे। ये है G20 हमारा। सो G20 है क्या? ग्रुप ऑफ 20, मतलब 20 कंट्रीज का जो है एक ग्रुप है, बट एक्चुअल में इसमें 20 कंट्रीज नहीं है। क्या है वो देखते हैं। ग्रुप ऑफ 20 है which comprises 19 countries plus EU। EU क्या है? यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन अपने आप में एक ग्रुप है नंबर ऑफ कंट्रीज का, जो भी यूरोप की कंट्रीज हैं वो इसमें है कुछ नहीं, जो भी है। तो ये एक ग्रुप है खुद में यूरोप की कंट्रीज का। तो G20 में क्या आ गया? 19 कंट्रीज आ गए प्लस यूरोपियन यूनियन आ गया, जो खुद में एक ग्रुप है नंबर ऑफ कंट्रीज का। नाउ मेजर इश्यूज, अब इसमें डिस्कस क्या करते हैं? तो जो मेजर इश्यूज है इंटरनेशनल लेवल के, वो यहाँ पे इशू डिस्कस किए जाते हैं। तो मेनली एड्रेस किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो भी फॉसिल फ्यूल्स है, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, अगर अबंडेंस में है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हें यूज करते चलें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि जितना आप कम से कम उन्हें यूज करें उतना अच्छा, क्योंकि इन फ्यूचर जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए भी हमें इन रिसोर्सेज को छोड़ के जाना है, ऐसा नहीं अपने आप ही यूज करना है। समझ रहे हैं? सो बहुत ध्यान से इन रिसोर्सेज को यूज करना है, वो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ये आप समझते हैं, मुझे नहीं लगता समझाने की जरूरत है कि फाइनेंशियल लेवल पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम लोगों में पैसे की सर्कुलेशन बहुत हो गई, या एकदम गरीब हो गए, एकदम अमीर हो गए। स्टेबिलिटी होनी चाहिए इकोनॉमी में, ठीक है। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। G20 की फॉर्मेशन कब हुई है? 1999 में हुई है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ें तो ये जरूर जाने कि क्या इंडिया उसका मेंबर है या नहीं है। तो यस, इंडिया इज द मेंबर ऑफ G20 ग्रुप, राइट। नाउ चेयरमैन कौन है G20 के? जोको विडोडो। बिल्कुल रट लो, इसको याद कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मेंबर्स, अब मेंबर्स तो देखिए आप याद नहीं कर सकते, आप एक नजर मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर पेपर में मेंबर से क्वेश्चन आ जाता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेंबर ऑफ G20, तो वहां पे थोड़ा आपको गेस मार्क करना पड़ेगा। अब मेंबर्स की बात करें, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। खोलिए अपना वर्ड मैप, ये सामने देखिए अपने वर्ड मैप में, एटलस से पढ़ते हैं तो एटलस में वर्ड मैप निकालिए और देखिए कौन सी चीज कहाँ पे है। अर्जेंटीना कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया तो अपने आप में एक कॉन्टिनेंट भी है, एक आइलैंड भी है, एक कंट्री भी है। ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, साउथ कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, टर्की, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। ये सारे क्या है? G20 के मेंबर्स हैं। चलिए, कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा। नाउ सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड किसे दिया गया है? 2022 का ये अवार्ड है। फिर से समझिए, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड 2022 दिया गया है कार्लोस सौरा को। कौन है ये? स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर है, मतलब यहाँ के नहीं है, स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर है। अब ये जो अवार्ड है कहाँ पे दिया जाएगा? अब ये दिए जा रहे हैं, अभी अनाउंसमेंट हुई है, तो दिया जाएगा जो 53rd IFFI होगी, कहाँ होगी? गोवा में होगी। अब IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये हर साल होता है इंडिया में, ठीक है। 53rd एडिशन है, गोवा में होगा। और कब से कब तक? 20 नवंबर से 28 नवंबर तक, ठीक है।
आज की डेट है 16 नवंबर है, तो 4 दिनों बाद ये 20 नवंबर से स्टार्ट होगा। वहां पे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड कार्लोस सौरा को दिया जाएगा, हु इज अ स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर एंड राइटर। सो इसी के साथ हमारे फर्स्ट पेज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा। वहां पर अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसके तो आप नोट्स जरूर मेंटेन करें। अगर आप वीडियो सिर्फ देखते ही हैं वैसे मेमोराइज करते हैं, इसके नोट्स तो बना लें, क्योंकि ये पूरे साल चलते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। सो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 अनाउंस किए गए हैं। किसके द्वारा अनाउंस किए गए हैं? अनाउंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ये तो बताने की जरूरत नहीं, ऑप्शन में अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो हम तुक्का लगा सकते हैं कि हाँ ये इसका आंसर है। नाउ जो नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स हैं 2022 के, कौन देगा? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हर साल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो ही प्राइज देते हैं एट राष्ट्रपति भवन दिल्ली, राइट। अब हम बात करेंगे कि कौन से प्राइजेस हैं, कौन से अवार्ड्स हैं जो दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022, याद ही कर लीजिए, लिख भी लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला ब्लॉक। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 ये दिया जाएगा अचंता शरद कमल, जो कि एक टेबल टेनिस से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हाँ टेबल टेनिस से रिलेटेड है अचंता शरद कमल। ये बहुत टफ होते हैं याद करना, तो मैं तो ऐसा करती थी कि गूगल पे फोटोज देखनी उनकी, फिर वो स्पेक्स लगाते हैं, यंग हैं, बूढ़े हैं, इस हिसाब से थोड़ा सा याद करना तो आपको थोड़ा हो जाएगा। जो तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड होते हैं ना उनके लिए तो सब बहुत ईजी होता है, बट जिनको स्पोर्ट्स का आइडिया नहीं है, स्पेशली गर्ल्स को होता है कि स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उनके लिए बहुत टफ टॉपिक हो जाता है ये स्पोर्ट्स वाला पढ़ना। कौन सी गेम कहाँ हुई, रग्बी है, ये है, वो टफ हो जाता है। अदरवाइज बॉयज के लिए तो बहुत ईजी होता है, बट गर्ल्स ऐसा कर सकती हैं, ना इस नाम को कीजिए गूगल पे, देखिए कैसे दिखते हैं वो, फिर उससे थोड़ा सा हिसाब लगाइए, है ना। सो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 अचंता शरद कमल को दिया गया है, हु इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस। अर्जुना अवार्ड्स 2022, अभी एक पर्सन को नहीं दिया जाता है, नंबर ऑफ पर्संस को दिया जाता है। तो इस साल 25 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। नाउ देखिए, अगर मैं 25 लोगों के नाम यहाँ पे लिखती तो वीडियो कितना लंबा हो जाता। तो देखिए इसके लिए तो ऐसा है कि आप 25 लोगों के नाम खुद लिख सकते हैं, वो आप इसे रहने दीजिए, बस ये याद रखना कि 25 लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट आता है मौलाना अबुल कलाम आजाद, माका भी MAKA बोल सकते हैं, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2022 कौन सी यूनिवर्सिटी को दी गई है? तो ये दी गई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को, ठीक है। नाउ लास्ट आता है ध्यानचंद अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स। सो ये 4 लोगों को दिया गया है। अश्विनी अकुंजी सी, ये एथलेटिक्स से रिलेटेड है। धर्मवीर सिंह हॉकी प्लेयर हैं। BC सुरेश कबड्डी से रिलेटेड है। एंड नीर बहादुर गुरुंग पैरा एथलेटिक्स है। तो देखिए ये हो गया हमारा कंप्लीट। सो कंटेंट पसंद आए वीडियो का तो लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। नेक्स्ट आता है, ये अब हमारे जनरल से करंट अफेयर्स चल पड़े, ठीक है। न्यू CEO ऑफ प्रसार भारती, प्रसार भारती के न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी बने हैं, द्विवेदी, ठीक है। ही इज अ रेसिपिएंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में एक्सीलेंस के लिए इन्हें प्राइम मिनिस्टर अवार्ड मिल चुका है। मतलब काफी हाई फाई पर्सनैलिटी होंगे, है ना। प्रसार भारती क्या है? ऑल इंडिया रेडियो हम सुनते हैं, है ना। इट वॉज फाउंडेड इन 1997, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और ये आता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। नाउ 5th पॉइंट है क्लाइमेट डिजास्टर एड स्कीम ग्लोबल शील्ड लॉन्च्ड एट, ये एक स्कीम है ग्लोबल शील्ड क्लाइमेट डिजास्टर एड स्कीम, ये लॉन्च की गई है COP27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में। कहाँ हुई थी? शर्म इल शेख में हुई थी, इजिप्ट में हुई थी। बहुत बार हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, तो बस आपने ये याद रखना कि क्लाइमेट डिजास्टर एड स्कीम है ग्लोबल शील्ड, जो क्लाइमेट डिजास्टर्स होती हैं उससे रिलेटेड स्कीम है ग्लोबल शील्ड। ये COP27 में जो है लॉन्च की गई है। चलिए हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अभी तक हमारे 5 करंट अफेयर्स डिस्कस हुए हैं। आज 1-2 करंट अफेयर्स थोड़े लेंदी हो गए, बट आगे चलने से पहले एक चीज आपको और बताना चाहूंगी। अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। क्योंकि देखिए मैं आपको नोट्स उन्हीं के
प्रोवाइड करवाती हूँ जो मैं यूट्यूब चैनल पर पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो आपको एक तरह से वीडियोस भी मिल रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे, एंड आपको नोट्स भी मिल रहे हैं। तो कहीं भी आपको नोट्स में कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आप वीडियोस पे जाके आराम से देख सकते हैं। तो प्रॉपर कोर्स आपको मिल रहा है। प्लस मेरा आपको सजेशन यही है कि अपने नोट्स अपने आप बनाएं। बट इनकेस आप कॉलेज जा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, टाइम नहीं है ये सब करने का, तो उस केस में इट वुड बी बेटर इफ यू परचेज माय हैंड रिटन नोट्स प्लस वीडियोस देखें और साथ में आपका बढ़िया काम हो जाएगा। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब ये चल पड़े हमारे डेली वाले करंट अफेयर्स। तो 6th पॉइंट आता है मोस्ट वैल्यूएबल टीम ऑफ 2022। 2022 की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल टीम कौन मानी गई है? ठीक है, T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो विराट कोहली एंड सूर्य कुमार यादव। ये क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर्ट्स टाइम से काफी इंपॉर्टेंट है। कैप्टन ऑफ T20 वर्ल्ड कप टीम कौन थे? इंग्लैंड के जो बटलर थे। चलिए 7th पॉइंट देखते हैं, नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी नो मनी फॉर टेरर, कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इंडिया में और कौन कौन सी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। इंटरपोल की हुई थी, यूएन काउंटर टेररिज्म कमेटी की जो मीटिंग है वो भी इंडिया में हुई थी। अब ये जो कॉन्फ्रेंस है किसने कंडक्ट करवाई है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कितनी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी? 75 कंट्रीज विल पार्टिसिपेट इन इट। एम क्या है? टू कॉम्बैट द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। जो टेररिज्म को फाइनेंस करते हैं उसको थोड़ा रोकना है ना, कॉम्बैट करना उस चीज को। ना देखिए डेली अब जो हम पढ़ते हैं ना डेली वन लाइनर्स, वो अब चल पड़े। पहले थोड़े से एक दो करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट भी थे, उनको स्किप भी नहीं कर सकते थे, तो मैंने वो स्टार्टिंग में इसलिए इनकॉर्पोरेट किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा होते हैं शुरू के थोड़े से लिखते हैं फिर थक जाते हैं, वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। तो उनके लिए एटलीस्ट ऐसा है कि 2-3 जो करंट अफेयर्स थे बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो वो मैंने पहले इनकॉर्पोरेट किए। चलिए 8th पॉइंट आज का जानते हैं, इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट। इंडिया का पहला ऐसा कौन सा अपने आप प्राइवेट रूप से प्राइवेट फॉर्म में डेवलप किया गया रॉकेट है? वो है विक्रम एस। स्काईरूट एरोस्पेस, स्काईरूट एरोस्पेस क्या है? हैदराबाद बेस्ड स्पेस कंपनी है। ठीक है, फर्स्ट प्राइवेट स्पेस कंपनी इन इंडिया टू लॉन्च अ रॉकेट इनटू स्पेस। पहली प्राइवेट स्पेस कंपनी है इंडिया में जिसने रॉकेट को लॉन्च किया है स्पेस में, तो इस हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। स्काईरूट एरोस्पेस हैदराबाद बेस्ड स्पेस कंपनी। ठीक है, 9th पॉइंट आता है, इंडिया एंड कंबोडिया साइंड 4 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स इन द फील्ड ऑफ कल्चर वाइल्ड लाइफ एंड हेल्थ। कल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड हेल्थ, इन 3 सेक्टर्स में 4 जो है MOU साइन किए हैं इंडिया एंड कंबोडिया ने। अब आपका काम क्या है? निकालिए वर्ल्ड मैप या फिर निकालिए एशिया का मैप एटलस में, देखिए वहां पे कंबोडिया कहाँ पे है, कंबोडिया की कैपिटल क्या है, वो सब कुछ देखिए, करेंसी क्या है वो भी देखिए, तो देखिए कितना कुछ आपको पता चल जाएगा। आगे कभी भी कंबोडिया का जिक्र होगा तो आपको दिमाग में आएगा कि हाँ ये वहां पे है ना। एशियन कंपनी है ये, सॉरी एशियन कंट्री है ये, मैं आपको बता देती हूँ। नाउ कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है। 10th पॉइंट हमारा आता है वर्ल्ड न्यूमोनिया डे। बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं तो बार बार क्यों पढ़ते हैं? 12 नवंबर को होता है, ये तो हमने पढ़ा है, पर थीम नहीं पढ़ा था, तो थीम मुझे अभी मिला है तो मैंने यहाँ पे लिखा है। थीम है चैंपियनिंग द फाइट टू स्टॉप न्यूमोनिया। न्यूमोनिया क्या होता है मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है, सब बड़े बच्चे सबको पता है। 11th पॉइंट है ई कुंभ पोर्टल। ई कुंभ पोर्टल में कुंभ की फुल फॉर्म क्या है और ई की फुल फॉर्म क्या है? ई तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक, कुंभ की फुल फॉर्म हो गई नॉलेज अनलीस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस। ठीक है, तो ये ई कुंभ पोर्टल जो है इट इज एसोसिएटेड विद व्हाट, किससे रिलेटेड है ये? टेक्निकल कोर्सेज इन लोकल लैंग्वेजेस। जो टेक्निकल कोर्सेज हैं लोकल लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करवाए जाते हैं ई कुंभ पोर्टल के द्वारा। फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज अनलीस्ड इन मल्टीपल भारतीय लैंग्वेजेस, राइट। 12th पॉइंट, अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने 17 पॉइंट्स कवर करने हैं, ऐसा नहीं फटाफट ये लिखा और भाग गए, है ना। तो चलिए 12th पॉइंट है ईयर डिक्लेयर्ड एज द आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। आसियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर को कौन सा ईयर जो है इसको डिक्लेयर किया गया है ऐसा? तो वो है 2022। क्यों किया गया है? टू कॉमेमोरेट 30 इयर्स ऑफ पार्टनरशिप। 30 साल से साथ में, तो बस उसी की यादगार में ये ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कब बना? क्या इंडिया इसका मेंबर है? क्या ये है वो है? सब कुछ मैं आसियान के बारे में पहले पढ़ा चुकी हूँ, तो आज भी अगर मैं इसको पढ़ाती तब तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता। मैं कोशिश कर रही हूँ जल्दी जल्दी वीडियो को रैप अप करूँ, क्योंकि मुझे कमेंट्स आते हैं कि मैम इतना लंबा वीडियो मत रखिए, फिर हमसे पढ़ा नहीं जाता। तो देखिए करंट अफेयर्स को अगर आप दिन में आधा घंटा भी दे रहे हैं ना, तो ये भी सोचिए कि करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस कितने आते हैं, कितना बनता है। अब इनमें से क्या गारंटी कि आपके आएंगे, तो मैं कोशिश करती हूँ ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स कवर करूं, ताकि प्रोबेबिलिटी ये बनी रहे कि हाँ क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएं, टॉपिक्स आपके कवर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए हमारा 3rd पेज भी हो गया कंप्लीट। इसके बाद थोड़े से पॉइंट्स बचते हैं, देन हमारा वीडियो कंप्लीट। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, नोट्स मेंटेन करते रहें, राइट। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ।
सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं कि आप वीडियो के साथ में नोट्स बना भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि देखिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ करंट अफेयर्स कलेक्ट करना, अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स ढूंढना, देन उनको इनकॉर्पोरेट करना। और आपको पता है कि वेबसाइट्स पे सिर्फ एक वन लाइनर्स दिए होते हैं, फिर उनको इलेबोरेट करके ढूंढना गूगल पे बहुत टाइम जाता है, 1-1.5 घंटा जाता है इन करंट अफेयर्स को बनाने में। उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, तो मेरी बहुत मेहनत जाती है। तो मैं इसलिए आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग इस मेहनत का फायदा उठाएं। अगर आपको एवन एट अ प्लेटफॉर्म, अगर आपको सब कुछ मिल रहा है ना, एक जगह पे सब कुछ मिल रहा है, तो आप उसको ग्रैब करें। ठीक है, तो आप ये चीज मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, नोट्स बना रहे हैं या नहीं। फाइन, अब पढ़ते हैं हम 13th पॉइंट क्या है। इंडिया हेल्ड अ इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप विद, इंडिया ने एक इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप की है, किसके साथ की है? यूएसए के साथ की है। मतलब ये एक मीटिंग थी, तो ये 9th मिनिस्ट्रियल मीटिंग थी। किस किस के बीच में हुई है इकोनॉमिक फाइनेंशियल पार्टनरशिप? इंडिया और यूएसए के बीच में। ये इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया, यूएसए को किसने रिप्रेजेंट किया, ये भी क्वेश्चन आता है। तो इंडिया की तरफ से यूनियन मिनिस्ट्री फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स थे, एंड यूएसए की तरफ से थे ट्रेजरी सेक्रेटरी। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आज का 14th पॉइंट। वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप वॉन बाय, वुमेन्स का रग्बी वर्ल्ड कप किसने जीता है? न्यूजीलैंड ने जीता है, बाय डिफीटिंग इंग्लैंड। इंग्लैंड को हराया और न्यूजीलैंड जीत गया। तो ये क्वेश्चन आते हैं वुमेन्स रग्बी वर्ल्ड कप। ठीक है, न्यूजीलैंड जीता है। 15 पॉइंट है ब्रांड एम्बेसडर फॉर नवी टेक्नोलॉजीज। नवी टेक्नोलॉजीज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। ठीक है, नवी टेक्नोलॉजीज के बारे में ऐसे जानने वाला कुछ नहीं मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो मैंने यहाँ नहीं लिखा है, बट आपने याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं नवी टेक्नोलॉजीज के MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है, चलिए अब 16 पॉइंट देखते हैं, पढ़ते हैं क्या लिखा है इसके बारे में। बट इसके बारे में डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, मैं अपने चैनल पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, हर एक सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स अपलोड करती हूँ। तो देखिए करंट अफेयर्स तो आप देख ही रहे हैं, बट अगर आप कोई भी सब्जेक्ट जो है थ्रू हैंड रिटन नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा सीरीज जो है कंप्लीट की है, काफ़ी ज़्यादा जो है अभी हम पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ में तो हो जाता है, टाइम लग जाता है पढ़ते पढ़ते। बट आप चाहें तो ये सारे सब्जेक्ट्स यानी जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट्स भी मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं। फाइन, 16 पॉइंट है बाय ब्रिटेन्स किंग चार्ल्स III ऑर्डर ऑफ मेरिट अवॉर्डेड टू। ये ऑर्डर ऑफ मेरिट किसे दिया गया है? ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के द्वारा। तो ये दिया गया है वेंकी रामाकृष्णन को। ठीक है, इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विस टू साइंस, साइंस की फील्ड में बहुत अच्छी सर्विस रही है उनकी, तो उसी के रिगार्डिंग दिया गया है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन्हें ये ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया है ना ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III के द्वारा, वेंकी रामाकृष्णन, इन्हें नोबेल प्राइज भी मिल चुका है इन केमिस्ट्री इन 2009। तो मतलब कितनी रिनाउंड पर्सनैलिटी होंगी, है ना। चलिए आज का लास्ट करंट अफेयर, आई नो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, थक गए होंगे आप लोग, बट ये भी देखिए कि कितने ज्यादा पॉइंट्स आपके कवर हो गए एक ही प्लेटफॉर्म पे। आपको मेरी तरह नहीं करना पड़ा कि मुझे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाना पड़ा, डिफरेंट एप्लीकेशंस पे करंट अफेयर्स पढ़ने पड़े, फिर नोट्स बनाने पड़े। आपको एक जगह पे सब कुछ मिल गया है। तो बिलीव मी 5 से 6 जगह से मैंने ये कंटेंट कलेक्ट किया है, जो भी मुझे अच्छे अच्छे बेस्ट पॉइंट्स लगे हैं। बहुत मेहनत की है, तो आप लोग भी थोड़ा साथ दें, सपोर्ट करें। नाउ आज का लास्ट करंट अफेयर है 16th एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन हेल्ड एट। डायरिया आपको पता है क्या होता है ना, न्यूट्रिशन, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं। तो 16th यानी 16वां एडिशन हुआ है एशियन कॉन्फ्रेंस का ऑन डायरियल डिजीज एंड न्यूट्रिशन। कहाँ पे हुआ है? कोलकाता में हुआ है। कोलकाता कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है, शॉर्ट फॉर्म रख लीजिए ASCODD। ठीक है, इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 17 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट न्यूज है, स्टेट दैट हैज ऑर्डर्ड कंप्लीट बैन ऑन पब्लिक डिस्प्लेज ऑफ वेपन्स एंड सॉन्ग्स ग्लोरीफाइंग वायलेंस। ऐसी कौन सी स्टेट है जिसने पूरी तरह से बैन लगा दिया है कि आप पब्लिकली अपने हथियार बाहर नहीं निकाल सकते, लोगों को नहीं दिखा सकते, पब्लिकली शो नहीं कर सकते, प्लस उन सब सॉन्ग्स पे भी बैन लगाया है जिसमें वायलेंस को जो है थोड़ा बढ़ावा मिलता है, ग्लोरीफाई किया जाता है। तो कौन सी स्टेट ने ये स्टेप उठाया है, कंप्लीट बैन लगाया है इन दोनों चीजों पे? तो वो है पंजाब, बाय पंजाब आम आदमी पार्टी। जो पंजाब की आम आदमी पार्टी थी ना, उन्होंने इस चीज पे कंप्लीट बैन लगाया है। तो काफी तगड़ा क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए सेकंड हमारा न्यूज देखते हैं आज का, T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2022। अभी जो टाइटल्स है, प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैंने ज्यादा यहाँ पे कहानियां नहीं लिखी हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बनता है वो लिखा है। तो T20 वर्ल्ड कप टाइटल 2022 कौन सी कंट्री को मिला है या कौन सी टीम को मिला है? तो वो इंग्लैंड की टीम को मिला है। हुआ कहाँ पे था? एट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड। इन्होंने पाकिस्तान को हराया और उसके बाद ये टाइटल अपने नाम किया है।
नाउ दो और फेमस टाइटल्स हैं जिसमें से क्वेश्चन बनता है। तो पहला है प्लेयर ऑफ द मैच एंड सेकंड है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। सो ये दो टाइटल सेम पर्सन को मिले हैं, तो आप याद रख सकते हैं मैच एंड टूर्नामेंट सेम को मिला है। नाम क्या है? सैम कुरान। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से देख लेना। जो लोग बॉयज स्पेशली स्पोर्ट्स में काफी महारत होती है उनके, तो उनको बहुत अच्छे से सब कुछ पता होता है, तो आप उस हिसाब से थोड़ा सा अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को और इलेबोरेट कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, थर्ड न्यूज है इन आ लाइफ टाइम कैंपेन लॉन्च्ड बाय। पहली चीज, ये जो कैंपेन है ये लॉन्च किसने किया है? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? क्वेश्चन तो ये है। और जो पूरा पूरा कैंपेन है इसका नाम है इन आ लाइफ टाइम कैंपेन, ये पूरा नाम है। ठीक है, तो ये इंडिया ने लॉन्च किया है। कहां पे लॉन्च किया? एट कोप 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में लॉन्च किया। अब कोप 27 कहाँ हुई? ये हुई है शर्म एल शेख इजिप्ट में। ये हम पता नहीं कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। ठीक है, सो कोप 27 में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, सबने अपने अपने कैंपेन्स लॉन्च किए, मूवमेंट्स लॉन्च किए, किसी ने कोई स्कीम लॉन्च की। तो जो ये इन आ लाइफ टाइम कैंपेन है ये इंडिया ने लॉन्च किया है कोप 27 में, जो कि कहाँ हुई? शर्म एल शेख इजिप्ट में हुई है। अब किस किस के थ्रू, किस किस के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है? तो वो है NH एंड UNDP। UNDP तो हमें पता है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्लस ये NMNH क्या है? ये थोड़ी सी नई चीज़ है, ये है नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसकी फाउंडेशन ईयर, हेडक्वार्टर, वो सब चीज़ें हम याद करें, तो फिर यहाँ पे मैंने उस चीज़ को इलेबोरेट नहीं किया है। चलिए नेक्स्ट जानते हैं एम क्या है। ये जो कैंपेन लॉन्च किया गया है इन आ लाइफ टाइम कैंपेन, इसका एम क्या है? इट विल इन्वॉल्व मोर यूथ इन द कन्वर्सेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। ज़्यादा से ज़्यादा यूथ जो है उनको क्लाइमेट चेंज के जो इफेक्ट्स है वो समझाना कि क्लाइमेट में क्या चल रहा है, कैसे क्लाइमेट को हम खराब होने से बचा सकते हैं। तो कन्वर्सेशन करनी, कन्वर्सेशन आप समझते हैं, बातचीत करनी, ज़्यादा ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करें, क्योंकि अगर लोगों का इंटरेस्ट बढ़ेगा तो वो खुद ही स्टेप्स उठाएंगे फिर, है ना। चलिए फोर्थ पॉइंट डिस्कस करते हैं। बट अगर देखिए आपको कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक करने में कोई भी कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा। फोर्थ न्यूज है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, तो कौन बनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नताशा पर्क मूसर। तो ये क्वेश्चन आप ऐसे नताशा करके याद रख सकते हैं। ठीक है, फिफ्थ आता है हमारा वर्ल्ड डायबिटीज डे। अब आप सोच रहे होंगे वर्ल्ड डायबिटीज डे तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पे ये क्यों लिखा है? यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि इसका थीम मेरे सामने अपीयर हुआ, मुझे लगा कि ये इसे डिस्कस करना चाहिए न्यूज में, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया है, वर्ल्ड डायबिटीज डे 2022। बट देखिए इसे डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकती हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा एंड देन आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बातचीत ना करते हुए आज का फिफ्थ न्यूज डिस्कस करते हैं, जो कि है वर्ल्ड डायबिटीज डे। 2-3 बार हम पढ़ चुके हैं कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को मनाया जाता है। बट इसका थीम क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आई थिंक हम इसे एक बार पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए मैंने इसे फिर से इनकॉर्पोरेट किया है। थीम है एक्सेस टू डायबिटीज एजुकेशन, राइट। किसके थ्रू सेलिब्रेट किया जाता है? WHO के द्वारा। तो बहुत बार WHO के बारे में डिस्कशन हो चुकी है, बट मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। पहली चीज काम क्या है इसका? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इंटरनेशनल लेवल पे लोगों की हेल्थ को मेंटेन करना WHO का काम है। अब हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। फॉर्मेशन कौन से साल में बना है? 1948 में बना है। 6 रीजनल ऑफिसेज हैं। हेड यानी इसका आप कह लीजिए डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एडहेनॉम। चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज हुआ कंप्लीट। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमने जस्ट फर्स्ट पेज कवर किया है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो 6 न्यूज आती है झूला वैली सस्पेंशन ब्रिज। पहली चीज तो ये कौन सी स्टेट या फिर कौन से यूटी में है, क्वेश्चन ये है। तो झूला वैली सस्पेंशन ब्रिज ये जम्मू एंड कश्मीर में है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड ब्रिज है, अभी नया नया बना है, लेकिन हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट हैज बीन मेड फंक्शनल फॉर ट्रैफिक। अब जो है ट्रैफिक चलता है, जो कार बसेस सब चलती हैं, उसके लिए ये ओपन किया गया है। ठीक है, पहले सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी, नया ब्रिज बनकर तैयार हुआ था, अब इसको फंक्शनल कर दिया है ट्रैफिक के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि झूला वैली सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कौन सी रिवर पे बना है? तो चेनाब रिवर पे बना है। ठीक है, चलिए 7th पॉइंट पढ़ते हैं, नेशनल एपिलेप्सी डे। अब हम 17 नवंबर के करंट
करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो 17th को कोई डे तो नहीं सेलिब्रेट होता, ये जानना हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यस, 17 नवंबर को नेशनल एपिलेप्सी डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये तो आपको पता है कि ये कोई डिजीज है, बीमारी है, तो कोई भी आप डिजीज पढ़ते हैं बस ये पता कर लो कम से कम कि कौन से बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, हाथ से, नाक से, नर्व से, हार्ट से, किस चीज से। ठीक है, चलिए वो सब हम पढ़ेंगे, आप बस पेशेंस बना के रखें, वीडियो देखते रहें, सारा सारा कवर कर दूंगी मैं कंटेंट। सो एपिलेप्सी, नेशनल एपिलेप्सी डे के बारे में पढ़ना है। तो इट इज सेलिब्रेटेड टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एपिलेप्सी। इस डिजीज के बारे में लोगों में जागरूकता माने अवेयरनेस फैलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इट अफेक्ट्स ब्रेन, हमारे दिमाग को इफेक्ट करता है। ठीक है, इट कैन अफेक्ट पीपल एट एनी स्टेज, ऐसा नहीं कि बड़ों को या बूढ़ों को या बच्चों को ही होगा, किसी भी स्टेज पे आपको हो सकता है, किसी भी उम्र के पड़ाव पे आपको हो सकता है। अब हमने पढ़ा नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो एक बार देख लेते हैं कि इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे कब मनाया जाता है। सो इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड मंडे ऑफ फेब्रुअरी, राइट, सेलिब्रेटेड बाय एपिलेप्सी एजुकेशन फाउंडेशन। अब ये नहीं, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं वो इससे रिलेटेड है, तो एक दूसरे से रिलेट नहीं करना आपने। सो नेशनल एपिलेप्सी डे जो है ये एपिलेप्सी फाउंडेशन के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है। बस इतना सा याद रख लो कि ब्रेन से रिलेटेड है। ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। जो इंटरनेशनल लेवल का है वो फरवरी के सेकेंड मंडे को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी बिल्कुल मत करना। ठीक है, चलिए 8th पॉइंट आज का पढ़ते हैं। फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल मीडिया कांग्रेस। ये जो मीटिंग्स होती है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इनका थीम और कौन सा एडिशन हुआ, कहाँ पे हुई, बस और कुछ नहीं आता। तो पहला एडिशन हुआ है, मतलब अभी अभी होनी स्टार्ट हुई है। क्या? ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, जीएमसी। कहाँ हुई है? यूएई में। यूएई में यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ठीक है, ये भी यहाँ भी मतलब काफी एक्टिव कंट्री है। यहाँ भी काफी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, काफी समिट्स, काफी मीटिंग्स, काफी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं। ठीक है, सो जीएमसी हुई है ग्लोबल मीडिया कांग्रेस, पहला एडिशन यूएई में हुआ है। क्या है ये? अ प्लेटफॉर्म टू बूस्ट बिजनेस कनेक्शंस एंड फोस्टर इनोवेशंस इन द मीडिया सेक्टर। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस है तो मीडिया से रिलेटेड है। ठीक है, इनोवेशन को मतलब ज्यादा इनोवेटिव बनाना है, मीडिया सेक्टर को, बिजनेस कनेक्शंस बूस्ट करने हैं, तो बस उस सब के लिए ये कॉन्फ्रेंस हुई है। अब थोड़ा सा थीम की बात करें कि इसका थीम क्या है। शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। तो जब आपको ऑप्शंस आएंगे ना, तो वहां पे 4 जो थीम्स होंगे वो सब मीडिया से रिलेटेड होंगे। तो आपने ध्यान रखना है कि मीडिया इंडस्ट्री का फ्यूचर जरा रिशेप करना है, तो फिर उससे रिलेटेड है, राइट। चलिए 9th पॉइंट पढ़ते हैं। 9th पॉइंट है 4th फेज ऑफ डिजिटल शक्ति कैंपेन। तो इसमें भी आपको यहाँ पे बहुत अच्छी चीज जानने को मिलेगी, जो कि है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के बारे में। तो चलिए पहले तो हम ये पढ़ लेते हैं कि जो 4th फेज है डिजिटल शक्ति कैंपेन का, किसने लॉन्च किया है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू ने लॉन्च किया है। एनसीडब्ल्यू क्या है? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। सो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल डिजिटल शक्ति कैंपेन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, इट इज फोकस्ड ऑन मेकिंग वुमेन डिजिटली स्किल्ड। औरतें जो हैं उनको डिजिटल लेवल पे स्किल बनाना है, स्किल्स बढ़ानी है, इंप्रूव करनी है। ठीक है, तो वुमेन्स की स्किल्स इंप्रूव करने के लिए डिजिटल लेवल पे ये डिजिटल शक्ति कैंपेन स्टार्ट किया गया है। अब ये 4th फेज है, मतलब फर्स्ट फेज कब आया होगा? सो इट हैज बीन स्टार्टेड बाय एनसीडब्ल्यू, मतलब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा 2018 में ये स्टार्ट किया गया था। क्यों? To help women across the nation to raise the awareness level on the digital front। अब जो वुमेन है पूरे के पूरे नेशन में, हमारे मतलब इंडिया में जो भी वुमेन है, उनको जागरूक करना है ताकि वो डिजिटल फ्रंट के बारे में कुछ जान पाए। ठीक है, थोड़ा डिजिटली स्ट्रॉन्ग हो पाए, है ना। तो इसलिए ये जो कैंपेन था वो स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट है, 4th फेज हुआ है डिजिटल शक्ति कैंपेन का। फर्स्ट फेज 2018 में हुआ था, वुमेन को डिजिटली स्किल्ड बनाना है। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय एनसीडब्ल्यू, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नाउ एनसीडब्ल्यू के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब हमारे संविधान में लिखा है कि ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन या कमीशन होना चाहिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बट हमें जो मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्हें जरूरत लगी तो उन्होंने ऐसा कोई बॉडी या कमीशन बना दी। वैसे ही एनसीडब्ल्यू स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि एक लॉ पास किया गया, उस लॉ पास करने के बाद वो कमीशन बना है या वो बॉडी या फिर वो इंस्टीट्यूट बना है। ठीक है, सो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इट वॉज फाउंडेड इन 1992, वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिटी में भी हम पढ़ेंगे। इट हैज बीन सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, मतलब हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेशनल लेवल का है। ठीक है, नेशनल कमीशन है ना फॉर वुमेन। फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? जयंती पटनायक, आपको पता होना चाहिए। एंड हु इज द करंट चेयरपर्सन? रेखा शर्मा।
काम क्या है? टू प्रोवाइड अ वॉइस फॉर वुमेन्स इश्यूज एंड कंसर्न्स, वुमेन्स को अपने राइट्स के बारे में बताना, उनके कोई इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं, उनको डिस्कस करना, एड्रेस करना, ये सारा काम है किसका? डिजिटल शक्ति कैंपेन का। तो देखिए इस पेज पे हमने 4 ही पॉइंट्स कवर किए। एक तो हो गया डिजिटल शक्ति कैंपेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के द्वारा ग्लोबल मीडिया कांग्रेस यूएई में हुआ। थीम क्या है? शेपिंग द फ्यूचर ऑफ मीडिया इंडस्ट्री। नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को मनाया जाता है और जो इंटरनेशनल है वो 2 मंडे ऑफ फरवरी को मनाया जाता है। एपिलेप्सी जो है हमारे ब्रेन से रिलेटेड है। और फिर आता है झूला बैली सस्पेंशन ब्रिज, कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में है, चिनाब रिवर पे बना है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, अब ओपन कर दिया गया है, फंक्शनल कर दिया गया है फॉर ट्रैफिक। चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। आई होप मैं आपको जो पढ़ाती हूँ आपको समझ में आता है, आपको नोट्स के थ्रू समझ आता है ना? चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब आज का 10th पॉइंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। हमने पढ़ा नेशनल एपिलेप्सी डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि 17 नवंबर को एक और दिन सेलिब्रेट किया जाता है और वो कौन सा है? इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे। ठीक है, कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? टू एंश्योर एवरी स्टूडेंट हैज एक्सेस टू एजुकेशन, ये एंश्योर करने के लिए कि हर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, हर एक बच्चे के पास एक्सेस है टू एजुकेशन, शिक्षा मिल रही है हर बच्चे को या नहीं, इसलिए। ठीक है, अब ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे हो गया 17 नवंबर को। अब जानते हैं कि वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है उनकी बर्थ एनिवर्सरी की यादगार में। ठीक है, चलिए हमारा 10 पॉइंट हो गया कंप्लीट, आगे चलते हैं। बट यहीं पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि नोट्स मेंटेन करते रहें। होता क्या है ना कि हम वीडियो देखते हैं, कोई एग्जाम आया, करंट अफेयर्स पढ़ लिए कहीं वीडियो से, कुछ वेबसाइट से, कुछ यूट्यूब चैनल से और काम हो गया, कुछ मैगजीन्स पढ़ ली। पर ऐसा तो है नहीं कि हम एक ही एग्जाम को टारगेट करें। एक एग्जाम तो देखिए, आप एक एग्जाम को टारगेट करें वही क्लियर हो जाए, ये तो सरकारी नौकरी के सर्कम्स में होता नहीं है ना? तो आपको तैयारी करनी पड़ती है, हर एक एग्जाम के लिए अपीयर होना पड़ता है, कॉन्टिन्यूसली मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कोई एग्जाम क्लियर होता है। तो अगर आप वैसे ही भटकते रहेंगे, इधर उधर से ऑनलाइन पढ़ते रहेंगे, तो आपका एक प्रॉपर कहते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट आपके पास कभी भी नहीं होगा और आप अच्छे से क्लियर नहीं कर पाएंगे एग्जाम। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि नोट्स बनाएं। नोट से होता क्या है ना, आपको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि नहीं, मेरे पास पॉलिटी के नोट्स हैं, मेरे पास हिस्ट्री के नोट्स हैं, मेरे पास करंट अफेयर के नोट्स हैं, तो मुझे एटलीस्ट ये सब्जेक्ट आता है। आपको एक गाइडेंस मिल जाती है, रोड मैप मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है। उसके बाद हाँ, आप कहीं और से कुछ और पढ़ के उन्हें अपडेट कर सकते हैं। तो ये फायदा रहता है नोट्स का। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि नोट्स बनाएं, राइट? चलिए अब जरा 11th पॉइंट की तरफ आते हैं। क्या है 11th करंट अफेयर हमारा आज का? वेरी इंपॉर्टेंट, 26th एडिशन ऑफ मालाबार 22। अब 26वां एडिशन हो रहा है, मालाबार 22 का हो रहा है। लेकिन ये मालाबार 22 है क्या? मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज। मैरीटाइम माने पानी वाली, है ना? चलिए पानी वाले का भी मतलब समझते हैं। सो इट हैज बीन held between the navies, नेवल एक्सरसाइज है। मैरीटाइम एक्सरसाइज मीन्स नेवल एक्सरसाइज, याद रखना है। 4 कंट्रीज के बीच में होती है मालाबार। किस किस के बीच में? इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। यूएसए मीन्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, एंड इट हैज बीन होस्टेड बाय, किसने होस्ट किया है इसको? एक ऐसा तो है नहीं हवा में होगी, है ना? भी नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, पानी में होनी है, तो कोई ऐसी कंट्री जिसके पास आइलैंड से वाटर है वही करवा सकती है कंडक्ट। तो ये हुई है JMSDF के द्वारा कंडक्ट। JMSDF क्या है? जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। ठीक है, तो चलिए समझ आ गया। 26वां एडिशन हुआ है, मालाबार 2022 का हुआ है, मालाबार 22 हुआ है, जो कि मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये 4 कंट्रीज की नेवीज के बीच में हुआ है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। होस्ट करवाया गया है बाय जापान, राइट? चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। आप लाइक करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, लाइक करने में तो कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए ना, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो अगर पसंद आए तो। ठीक है, 12th पॉइंट हमारा है नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? बिकॉज 16 नवंबर को ऑन दिस डे द पीसीआई क्या है? प्रेस कंट्रोल ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग, अपना काम करना। ठीक है, वो किसने स्टार्ट किया था? प्रेस कंट्रोल ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। तो इसलिए नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं 13 पॉइंट। बट आगे चलने से पहले आपके साथ एक और चीज रहती है डिस्कस करने के लिए। अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को
परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल रहे हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए, जिन नोट्स के थ्रू मैं पढ़ाती हूँ वही नोट्स आपको मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, प्लस आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियोस भी मिल रही हैं। तो एक तरह से पूरा का पूरा कोर्स आपको बहुत ज्यादा कम प्राइस में मिल रहा है। इसमें देखिए, अगर आपको नोट्स में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ डाउट हो रहा है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें डिस्कस करना है 13th पॉइंट, जो कि है फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट ऑर्गेनाइज्ड बाय। पहली वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट किसने ऑर्गेनाइज की है? इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय 4 मिनिस्ट्रीज है जिन्होंने ये जो है क्या की है, ऑर्गेनाइज करवाई। देख लेते हैं। पहली है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा 14th पॉइंट, नेम चेंज हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो हम पढ़ेंगे कि ओल्ड नेम क्या है, न्यू नेम क्या है, वो भी पढ़ना है। तो पहली चीज, ओल्ड नेम क्या है, पोसोको करके याद रख लीजिए, याद सिंपल है, पोसोको है ना। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका न्यू नेम क्या पड़ा है, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। राइट, चलिए वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करना वीडियो को। 15th पॉइंट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स सीसीपीआई 2023। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का रिलीज हुआ है। इट हैज बीन फर्स्ट पब्लिश्ड इन 2005। सबसे पहले 2005 में आया था, अब 2023 में फिर से आया है, हर साल आता रहता है। तो इसमें टॉप किसने किया है? डेनमार्क एंड स्वीडन ने टॉप किया है। इंडिया का रैंक क्या है? 8th है, पहले क्या था? 10th था। इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय व्हाट? बाय जर्मन वॉच। चलिए, इसी के साथ हमारे करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। अगर आप हल्का सा रिवाइज करना चाहते हैं इस पेज को मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। विद इन अ मिनट हम रिवाइज कर लेंगे। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे 17 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 26th एडिशन हुआ है मालाबार 2022 का। नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, 4 कंट्रीज की नेवीज के बीच में हुआ है, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। होस्ट करवाया गया है जापान के द्वारा। नेशनल प्रेस डे की बात करें तो कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उसने फंक्शनिंग करनी स्टार्ट की थी। पहली वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट 4 मिनिस्ट्रीज ने हेल्ड की है, ऑर्गेनाइज करवाई है। कौन कौन सी हैं वो? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेम चेंज हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन का, न्यू नेम, ओल्ड नेम हम जानेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड नेम क्या है? पोसोको, मतलब पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एंड न्यू नेम है ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड। 15th पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट था, जो कि है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का आया है। सीसीपीआई सबसे पहले पब्लिश किया गया था 2005 में। अब 2023 की रिपोर्ट के हिसाब से टॉप किया है डेनमार्क एंड स्वीडन ने। इंडिया का रैंक रहा है 8th और पब्लिश किया गया है बाय जर्मन वॉच। इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 18 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करें। फर्स्ट न्यूज है कैम्ब्रिज डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022। सो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर डिसाइड किया है, जो कि है होमर। और होमर क्या है? टॉप सर्च्ड वर्ड ऑन कैम्ब्रिज डिक्शनरी, सबसे ज्यादा सर्च किया गया वर्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी के ऊपर है होमर। तो इसे ही वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बनाया गया है। अब देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का तो हमने पढ़ लिया, बट आपको अगर याद हो, आप मेरे साथ काफी टाइम से जुड़े हैं, आपने पहले की करंट अफेयर की वीडियोस भी देखी हैं, तो आपको याद होगा हमने कॉलिन डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर 2022 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जो कि क्या है? पर्मा क्राइसिस। सो पर्मा क्राइसिस कॉलिन डिक्शनरी का है एंड होमर कैम्ब्रिज डिक्शनरी का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा न्यू चेयरमैन ऑफ एनपीएस ट्रस्ट। एनपीएस क्या है? नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। तो इसके नए चेयरमैन बने हैं। कौन बने हैं? सूरज भान बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एनपीएस ओपीएस ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल, इलेक्शंस हो रहे हैं तो इस वजह से। सो ये जो एनपीएस ट्रस्ट है इसके न्यू चेयरमैन बने हैं सूरज भान। आपको पता होना चाहिए, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। राइट, अब देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में कोई भी कंजूसी बिल्कुल मत करना। सो थर्ड पॉइंट आता है 5th बायलैटरल साइबर पॉलिसी डायलॉग। साइबर पॉलिसी के ऊपर एक डायलॉग आप समझ सकते हैं, मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव टाइप हुई है। बायलैटरल मतलब दो, इसमें 2 लोगों का हाथ है। बाई आप समझते हैं, बाई मीन्स 2, ठीक है।
तो दो कंट्रीज के बीच में ये हुआ है या फिर दो ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में, मतलब दो चीजों के बीच में हुआ। बायलैटरल का मतलब ये है, ये ऐसा नहीं बोलता कि हाँ कौन सी दो कंट्रीज के बीच में हुआ है, नहीं, किन्हीं दो के बीच में हुआ है। फिफ्थ एडिशन है, किन्हीं दो के बीच में हुआ है। साइबर पॉलिसी डायलॉग माने मीटिंग है। साइबर पॉलिसी आप समझते हैं, जो साइबर सिक्योरिटी है ना, ऑनलाइन जो हैकिंग वगैरह वो सब, उसके ऊपर एक मीटिंग हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। किस किस के बीच में हुई है? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से भी क्वेश्चन बनता है। अब देखिए ये सारे वन लाइनर्स ही हैं, तो इनमें ज्यादा डिस्कस करने वाली बात ऐसा है नहीं, राइट। चलिए फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव। कॉन्क्लेव हुई है जिसका फोर्थ एडिशन अभी हुआ है इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी पे। कहाँ हुई है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्क्लेव्स हैं, समिट्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, कहाँ हुई कहाँ नहीं, कौन किस किस ने पार्टिसिपेट किया, क्या इंडिया उसका मेंबर था, उसमें हेड कौन था, चीफ गेस्ट कौन था, होस्ट कंट्री कौन थी, बस यही क्वेश्चन्स आते हैं, तो आपने बस यही ध्यान में रखने हैं। अब इसका ये जो जहाँ पे हुआ है वो है न्यू दिल्ली, एंड थीम आपने याद रखना है, तो इसमें है बोर्ड रूम्स टू कम्युनिटी। आप इतना भी याद रख लें चलेगा, बाकी बस एक बार नजर मार लें क्योंकि इतना लंबा तो याद हो नहीं सकता है ना। तो बोर्ड रूम्स टू कम्युनिटी, ESG, कार्बन न्यूट्रलिटी, ऑपरेशनल सेफ्टी, ग्रीनर सॉल्यूशंस, ये है थीम किसका? जो कॉन्क्लेव हुई है काउंसिल सस्टेनेबिलिटी की, उसका। ठीक है, चलिए फिफ्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा न्यू चेयरमैन ऑफ ONGC। ONGC के न्यू चेयरमैन बने। सबसे पहले ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। ये इंडिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है इंडिया का। ठीक है, तो ONGC के न्यू चेयरमैन बने हैं कौन? वो है अरुण कुमार सिंह। याद रखना है, जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, मीटिंग्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए ONGC के न्यू चेयरमैन तो हमने पढ़ लिए कौन है, अरुण कुमार सिंह है। अब ONGC के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, सो ONGC क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है। फुल फॉर्म इसके, इट वाज फाउंडेड इन 1956। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, एक महारत्ना कंपनी है, महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना, ये सब देखिए जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ना वहां पे इस चीज को कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ONGC जो है वो एक महारत्ना कंपनी है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, तो इसमें तो दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। इंडिया टॉप ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर, इंडिया का सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला ऑयल और गैस को कौन है? ONGC है। ठीक है, चलिए इसी के साथ फर्स्ट पेज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट, बिल्कुल वन लाइनर्स थे। अगर हल्का सा रिवाइज करें तो न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? ONGC के अरुण कुमार सिंह बने हैं। फोर्थ एडिशन हुआ है इंडियन केमिकल्स काउंसिल सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव का, कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में। थीम याद रखना है, बोर्ड रूम्स टू कम्युनिटी। फिफ्थ बायलैटरल साइबर पॉलिसी डायलॉग हुआ है, कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है। किस किस के बीच में हुआ है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ है। न्यू चेयरमैन बने हैं NPS ट्रस्ट यानी नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट के, कौन है? सूरज भान। कॉलिंस डिक्शनरीज वर्ड ऑफ द ईयर है पर्मा क्राइसिस, एंड कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर है होमर। चलिए इसी के साथ हमारे फर्स्ट पेज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आपको क्या करना है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा और वहां पर जाकर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के तरफ। सो सिक्स्थ पॉइंट हमारा आता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022 रिपोर्ट। एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसका नाम है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स 2022। इस रिपोर्ट के हिसाब से वर्ल्ड की पॉपुलेशन राइट नाउ कितनी है? 8 बिलियन। अब वर्ल्ड की पता चल गई, इंडिया की भी देख लेते हैं तो वह 1.412 बिलियन, मतलब 8 ही बिलियन अगर टोटल है पॉपुलेशन, तो उसमें से 1.5 बिलियन तो इंडिया में है। तो आप सोच लीजिए इंडिया में कितनी ज्यादा पॉपुलेशन है, और लैंड एरिया कितना कम कवर करता है वो भी हमें पता है। चलिए ये तो हो गया, हमने रिपोर्ट के रेटिंग्स पढ़ ली। पर UN यानी यूनाइटेड नेशंस बोलता है दैट पॉपुलेशन ग्रोथ फेल 1% इन 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 1950। 1950 के बाद से 2020 में ऐसा हुआ है कि पॉपुलेशन ग्रोथ 1% कम हुई है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, अब इतनी पॉपुलेशन की बात करें तो जरा ये भी जान लेते हैं कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। क्या याद रखना है? वर्ल्ड पॉपुलेशन 8 बिलियन, इंडिया की 1.412 बिलियन। UN ने बोला है कि 1950 के बाद 2020 में ही ऐसा हुआ है कि 1% पॉपुलेशन ग्रोथ कम हुई है। ठीक है, अब चलिए हमारा 6 पॉइंट हो गया कंप्लीट, 7th पॉइंट पढ़ते हैं। बट आगे चलने से पहले
आप मुझे ये चीज़ बताएं कि आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देखिए, मैं नोट्स पे बार बार इतना ज़्यादा फोकस इसलिए करती हूँ ना कि एक बार आपके पास नोट्स बन गए तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाती है, बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए एग्जाम क्रैक करना। एटलीस्ट आप बाकियों से एक स्टेप आगे हो जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में। अदरवाइज आप एक मैगजीन में जाएंगे, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, लास्ट में जब एग्जाम आ गया तो आप सारे करंट अफेयर्स कहाँ से रिवाइज करेंगे। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो एटलीस्ट आपके पास एक जगह है, कॉपी खोली, फटाफट ऊपर ऊपर से रिवाइज किया, तो ऐसा कॉन्फिडेंस भी आता है कि नहीं मैंने पढ़ा है। ठीक है, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्फिडेंस से आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि नोट्स बनाएं, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप। जब कॉन्फिडेंस होता है तो हम गलत चीज को भी सही तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं दूसरों के सामने। एक होता है ना, एक जिसके पास कॉन्फिडेंट नहीं होता, जो कॉन्फिडेंस नहीं होता, ऐसे लो सा होता है, वो बेचारा सही चीज भी नहीं बोल पाता है ना। तो बस वही चीज है। चलिए, 7th पॉइंट क्या है हमारा, ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव अनाउंस्ड बाय। ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। किसने अनाउंस किया है, तो 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अनाउंस किया गया है। कौन कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशंस, G7 एंड V20। G7 क्या है, ग्रुप ऑफ 7, ग्रुप ऑफ 7। इसी तरह से अगर आपको याद होगा हमने G20 के बारे में भी पढ़ा था, ग्रुप ऑफ 20। आज हम पढ़ेंगे G7, ग्रुप ऑफ 7। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान। ठीक है, फॉर्मेशन कब हुई थी, 1973 में। इट वाज फाउंडेड एट वॉशिंगटन डीसी, मतलब कहाँ पे फाउंड किया गया था, वॉशिंगटन डीसी में फाउंड किया गया था। डिस्कस क्या करते हैं इसमें, तो जो मेजर ग्लोबल इश्यूज हैं, इंटरनेशनल लेवल के जो इश्यूज हैं, उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। जैसे ट्रेडिंग पे हो गया, सिक्योरिटी पे हो गया, क्लाइमेट चेंज पे हो गया। ठीक है, पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ रहे हैं ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है, किसने अनाउंस किया है, G7 एंड V20 ने। तो इसीलिए इन दोनों के बारे में हल्का हल्का पढ़ रहे हैं। अब V20 क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। ग्रुप ऑफ 58 क्लाइमेट वल्नरेबल नेशंस, ऐसे नेशंस जहां पे डिजास्टर्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उन सबका एक ग्रुप है। टोटल 58 कंट्रीज इसके अंडर आती हैं। ठीक है, नाउ ये जो हम इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, ये इनिशिएटिव लॉन्च कहां पे किया गया, इनिशिएटिव का नाम क्या है, ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया गया COP 27 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 में, क्लाइमेट समिट इन इजिप्ट में क्लाइमेट समिट हुई थी वहां पे। ठीक है, इसी के साथ 7th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। कितनी ज्यादा चीजें यहाँ पे देखिए हमारी कवर हो गई। ठीक है, अब चलते हैं 8th पॉइंट की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, तो वो कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का 8th पॉइंट पढ़ते हैं, जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। जो बिरसा मुंडा थे उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन डिसाइड किया गया कि हाँ इसे मनाया जाएगा। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। अब बिरसा मुंडा कौन थे, अब जो तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ के आए हैं, जिनकी अच्छी खासी प्रिपरेशन है, तो उनको तो पता होगा। हम पीजेंट मूवमेंट्स पढ़ते हैं, ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ते हैं, वहां पे इनका डिस्कशन होता है। लेकिन इफ यू आर न्यू और आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, आई नो आपको नहीं आइडिया होगा, तो बिरसा मुंडा क्या है, जो हमारा नेशनल मूवमेंट हम पढ़ते हैं ना, जैसे स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हम पढ़ते हैं, ब्रिटिश रूल के टाइम पे क्या हुआ था, बहुत सारे ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे, तो उनमें से एक था मुंडा मूवमेंट, है ना। बिरसा मुंडा ने किया था, इंडियन ट्राइबल मूवमेंट लीड किया था। इट वॉज लेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिशर्स जब यहाँ पे थे उस टाइम पे ये हुआ था। ठीक है, तो बस उसी की यादगार में ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है 9th पॉइंट। अभी देखिए वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ, इसके बाद अभी हमें एक पेज और पढ़ना है, तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, नोट्स बनाते नहीं। ठीक है, 9th पॉइंट है फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स, रिपोर्ट रिलीज्ड बाय। ये एक रिपोर्ट है, ठीक है, कि इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स को फाइनेंस करना। ये रिपोर्ट किसने रिलीज की है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की। और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए अभी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। बट यहाँ पे वो चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में इतना ही आएगा ये रिपोर्ट किसने लॉन्च की। बट वर्ल्ड बैंक के बारे में हम जानेंगे। बहुत बार मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में डिस्कस किया है, बट एज अ ब्लॉक नहीं डिस्कस किया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखी है। पहली चीज तो वर्ल्ड बैंक का काम क्या है, बैंक क्या करता है, लोन देता है, वहां हम अपने पैसे जमा कराते हैं। इन शॉर्ट यही समझते हैं हम बैंक से, है ना। तो वर्ल्ड बैंक का भी कुछ ऐसा ही काम है। इट प्रोवाइड लोन्स टू डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी। डेवलपिंग कंट्रीज क्या होते हैं, विकासशील देश। डिवॉल्प्ड कंट्रीज क्या होती हैं, विकसित देश। जो ऑलरेडी डिवॉल्प्ड है उनको डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन जो डेवलपिंग है मतलब वो भी कर रहे हैं कोशिश डेवलप्ड बनने की, है ना। तो होता क्या है कि जो भी विकासशील देश हैं वहां पे गरीबी को कम करने के लिए, गरीबी कम करने में थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन, थोड़ी सहायता करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लोन देता है। ठीक है, ये इसका काम है। इट वाज फाउंडेड इन 1945, हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में।
प्रेसिडेंट है डेविड मालपास और एमडी एंड सीईओ है अंशुला कांत, राइट। सो इसी के साथ हमारा सेकंड पेज जो था वो भी हो गया कंप्लीट। हल्का सा रिवाइज करें तो फाइनेंसिंग इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स एक रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक ने रिलीज की है। इससे ऊपर चलें तो जनजातीय दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है। ग्लोबल शील्ड इंश्योरेंस इनिशिएटिव हैज बीन अनाउंस्ड बाय G7 एंड Way20, कहां पे इजिप्ट में अनाउंस किया गया था। और वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट आई है जिसमें वर्ल्ड की पॉपुलेशन 8 बिलियन और इंडिया की 1.412 बिलियन बताई गई है एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए इसी के साथ हमारा सेकंड पेज हो गया कंप्लीट। मैंने आपको हल्का सा रिवीजन भी करा दिया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपका नोट्स को लेकर क्या विचार है, आप नोट्स बना रहे हैं या नहीं बना रहे। देखिए मैं बार बार क्वेश्चन पूछती हूँ बट इसका रिप्लाई मुझे कमेंट में कभी भी नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। नाउ 10th पॉइंट आता है लार्जेस्ट नेशन वाइड कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज। नेशनल लेवल पे, ठीक है, राष्ट्रीय स्तर पे सबसे बड़ी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है, उसका क्या नाम है, सी विजिल 22। थर्ड एडिशन हुआ है इसका, कहां पे हुआ है, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, वहां पे हुआ है। 2 डेज एक्सरसाइज, 2 दिन की एक्सरसाइज है, 2018 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। चलिए 10th पॉइंट भी हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन याद है, सी विजिल कैसी एक्सरसाइज है, कहां से हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, कौन सा एडिशन हुआ है ना, इस तरह से। 11th पॉइंट है वैक्सीन इंजेक्टिंग होप एग्जीबिशन। ये एक एग्जीबिशन है, एग्जीबिशन समझते हैं, प्रदर्शनी, कहां पे हुई है, न्यू दिल्ली में हुई है। किसने इनॉग्रेट की है, इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कल्चर अर्जुन राम मेघवाल। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने फिर भी लिख दिया, आजकल कुछ पता नहीं चलता एग्जामिनर का। एंड जो ये एग्जीबिशन है वैक्सीन इंजेक्टिंग होप एग्जीबिशन, ये हुई है नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो चलिए 10th पॉइंट हो गया, 11th पॉइंट हो गया। अब चलते हैं आगे 12th पॉइंट की तरफ। आई नो आपको लगता है कि वीडियो लंबा हो गया बट देखिए ये आप ही के बेनिफिट के लिए, अगर मैं दिन में सिर्फ 8 से 10 पॉइंट्स कवर करती हूँ तो एक दिन में कितनी ज्यादा न्यूज आती है, सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और हम 24 घंटे में 24 पॉइंट्स भी नहीं पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट हमें 24 पॉइंट्स तो डिस्कस करने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम कंजूसी करेंगे ना पढ़ने में, एक दिन के 10 पॉइंट्स पढ़ेंगे तो 30 दिन के सिर्फ आपके कितने पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स होते हैं। तो आपको लगता है उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा और इतना ईजी है गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना। देखिए मेहनत तो बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। इवन अब तो मैं ये सोच रही हूँ कि 20 से 25 करंट अफेयर्स अगर हो सके, जितने ज्यादा पॉइंट्स मुझे मिले उतने ज्यादा मैं यहाँ पे पढ़ाऊँ। वीडियो का कुछ नहीं है, लंबा भी होता है बट उससे होगा ये कि आपके इतने स्ट्रांग हो जाएंगे ना करंट अफेयर्स। आपको पता होगा वर्ल्ड बैंक का, IMF का, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कोई रिपोर्ट, वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट आई है, क्लाइमेट इंडेक्स आया है, कुछ भी आया है तो आपको सब पता होगा। तो वो कैसे पता होगा कि आपको करंट अफेयर्स के जो फील्ड है इसमें मास्टरी करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। चलिए 12th पॉइंट पढ़ते हैं, सिटीज क्रेडिट वर्दीनेस एकेडमी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज्ड बाय। सो ये एक वर्कशॉप है, सिटीज क्रेडिट वर्दीनेस एकेडमी वर्कशॉप। ये कहाँ ऑर्गेनाइज की गई है, इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई है। थीम क्या है, विजन ऑफ फ्यूचर सिटीज एंड रोल ऑफ म्यूनिसिपल फाइनेंसिंग। इस तरह से हल्का सा थीम आपने देख लेना है, ठीक है। 13th पॉइंट आता है बट आगे चलने से पहले एक चीज और, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, ठीक है। एंड कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस करना जरूर, ठीक है। 13th पॉइंट आता है युद्ध अभ्यास 22। ये युद्ध अभ्यास 2022 एडिशन है, 18th एडिशन इसका है, 2022 में हुई थी। ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है। पहला तो ये पता होना चाहिए एक्सरसाइज किस तरह की है, ठीक है। ये एक डिफेंस एक्सरसाइज है, राइट। और ये हुई थी इंडिया और यूएसए के बीच में, सॉरी ये हर साल होती है वैसे, है ना। तो इंडिया और यूएसए के बीच में अभी होनी है, उत्तराखंड में होगी। जो पिछले साल का एडिशन था, 2021 का एडिशन था, वो अलास्का में हुआ है, यूएसए में। और एम क्या है इसका, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस। कहीं पे डिजास्टर आ जाती है तो वहां पे हेल्प करेंगे, ठीक है। कहीं भी मानवता के लिए आगे स्टेप रखना है तो वहां पे हेल्प करेंगे। इस तरह से असिस्टेंस ही प्रोवाइड करवानी है, तो उसके लिए प्रैक्टिस होती है, जो एक्सरसाइज होती है एक तरह से प्रैक्टिस होती है, ठीक है। चलिए अब आपका इंतजार हुआ खत्म। आज का 14th एंड लास्ट करंट अफेयर है लीड आईटी समिट होस्टेड बाय। ये समिट है, होस्ट की गई है बाय इंडिया एंड स्वीडन, दोनों ने मिलकर। ये समिट जो है लॉन्च्ड एट यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019। 2019 की एक समिट हुई थी, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट, वहां पे ये लॉन्च की गई थी। फुल फॉर्म क्या है इसकी, लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन, इसमें डिस्कशन होती है लो कार्बन ट्रांजिशन से रिलेटेड। इसमें टोटल 37 मेंबर्स है, मतलब ये भी एक आप कह सकते हैं समिट एक ग्रुप टाइप है, ठीक है। लेटेस्ट मेंबर्स जो इसमें ऐड हुए हैं वो हैं जापान एंड साउथ अफ्रीका,
राइट। सो इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो। एक बार हल्का सा रिवीजन करें तो लेड आईटी समिट लीडरशिप फॉर इंडस्ट्रियल ट्रांजिशंस इंडिया एंड स्वीडन के द्वारा जो है होस्ट किया गया है। युद्ध अभ्यास 18th एडिशन हुआ है। डिफेंस एक्सरसाइज है इंडिया यूएसए के बीच में हुआ है और कंडक्ट किया जाएगा उत्तराखंड में। पिछले साल का एडिशन हुआ था अलास्का में। सिटीज क्रेडिट वर्दीनेस अकेडमी वर्कशॉप हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडिया। वैक्सीन इंजेक्टिंग होप एग्जीबिशन होस्टेड इन न्यू दिल्ली एंड लार्जेस्ट नेशन वाइड कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल है। ठीक है, चलिए हल्का सा रिवीजन भी हो गया। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 19 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। सो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट न्यूज है कि आर्टेमिस क्या है। तो आर्टेमिस इज द नेम ऑफ मून रॉकेट। मून एक्सप्लोरेशन मिशन है, तो वहां पे जो रॉकेट भेजा जा रहा है उसका नाम है आर्टेमिस। लॉन्च्ड बाय यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आर्टेमिस को लॉन्च किया है। अब इनकी भी एक स्पेस एजेंसी है जिसके थ्रू लॉन्च किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है नासा। सो आर्टेमिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा। नासा क्या है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो नासा है इसका मिशन क्या है, एम क्या है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है। कि देखिए आर्टेमिस तो चला गया 2022 में। अब इनका मिशन है कि आर्टेमिस 2 मिशन 2024 तक ये रिलीज करेंगे एंड आर्टेमिस 3 मिशन 2025 तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि आर्टेमिस क्या है? मून एक्सप्लोरेशन मिशन है। ठीक है, मून पे क्या क्या चीजें उन सब चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए एक मिशन जो है वो अर्थ से वहां पे भेजा गया है। कौन सी कंट्री ने भेजा है? यूएसए ने भेजा है। स्पेस एजेंसी है नासा। एक तो ये हो गया। अब दूसरा कि नासा क्या है, थोड़ा सा इसका भी आपको आइडिया होना चाहिए, है ना। सो नासा की फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एजेंसी ऑफ यूएस गवर्नमेंट। जो यूएसए की गवर्नमेंट है उनकी अपनी इंडिपेंडेंट स्पेस एजेंसी है। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड इन 1958 में ये बनी थी। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। और मोटो क्या है इसका? अब देखिए आजकल क्वेश्चंस ना थोड़े हेडक्वार्टर से भी शिफ्ट हो गए हैं मोटो की तरफ। तो मोटो क्या है इसका? एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ठीक है, ये हो गया मोटो। अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कंप्लीट। आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी बिल्कुल मत करना। चलिए सेकंड करंट अफेयर हम आज का पढ़ते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर स्टील का कौन सा है एज ऑफ नवंबर 2022? इस महीने की जो भी रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा स्टील कौन प्रोड्यूस करता है पूरी दुनिया में, ये है क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट रैंक है चाइना का, ठीक है, एंड सेकंड रैंक है इंडिया का। तो इंडिया ने इसमें तरक्की की है। अर्लियर जो है इंडिया का रैंक था 4th। ठीक है, तो चौथे रैंक से दूसरे रैंक तक पहुंचा है इंडिया, मतलब स्टील प्रोडक्शन बढ़ाई गई है इंडिया में। ठीक है, कब अनाउंस किया गया कि इंडिया ने तरक्की की है, सेकंड रैंक पे पहुंचा है? अनाउंस्ड ड्यूरिंग स्टील कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई है, कौन सी? स्टील कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उसमें इस चीज को अनाउंस किया गया था। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट पे हो गया हमारा कंप्लीट। अब थर्ड न्यूज देखते हैं, नेशनल प्रेस डे। तो ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नेशनल प्रेस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 नवंबर को। बट इंपॉर्टेंट चीज था थीम। ठीक है, थीम क्या रहा इसका? तो इसका थीम था द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग। आपको थीम याद रखना है, डे तो याद रखना है, क्यों मनाया जाता है वो भी याद रखना है, देन थीम भी याद रखना है। देखिए क्यों मनाया जाता है मैंने आपको बताया था। इसी दिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है फंक्शनिंग अपनी स्टार्ट की थी, वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं उस चीज को डालूंगी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर लंबी वीडियोस बोरिंग भी हो जाती है। तो मेरी कोशिश रहती है कि टू द पॉइंट टॉपिक्स हों। ठीक है, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना कि क्यों मनाया जाता है। मैं आपको हल्का सा बता देती हूँ। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी 16 नवंबर को, इसलिए नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। थीम आपने याद रखना है द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग, राइट। चलिए अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा एंड देन आप मुझे वहां पे चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। चलिए फोर्थ न्यूज पढ़ते हैं 19 नवंबर की। नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2022 का नेशनल न्यूबॉर्न वीक कब मनाया जाता है? फ्रॉम नवंबर 15 टू नवंबर 21, 15 नवंबर से 21 नवंबर तक मनाया जाता है। कौन मनाता है? बाय NHM, नेशनल हेल्थ मिशन के थ्रू जो है ये वीक सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है इसका? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
इसका थीम है एंश्योरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न। हर एक जो नया बच्चा जैसे पैदा होता है तो उनको अच्छी क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड हो, ये एंश्योर करना। ये है थीम किसका? नेशनल न्यूबॉर्न वीक 2022 का। क्या थीम है? एंश्योरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न। याद रखना है, मतलब रटने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे कि 4 ऑप्शन हो तो वहां पे आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ ये वाला सही है। एम क्या होता है नेशनल न्यूबॉर्न वीक सेलिब्रेट करने का? टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट चाइल्ड सर्वाइवल। जागरूकता फैलाना लोगों में कि लोग छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, तो उनको हेल्थ केयर फैसिलिटीज कैसे प्रोवाइड करवाई जाए, उनका सर्वाइवल कितना जरूरी है, तो बस उसी के रिगार्डिंग लोगों में अवेयरनेस फैलानी है। ठीक है, इसी के साथ हमारे फर्स्ट पेज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। हल्का सा एक बार फिर से अगर बात करें रिवीजन की, तो आर्टेमिस क्या है? मून एक्सप्लोरेशन मिशन है। नासा का है आर्टेमिस 2 2024, आर्टेमिस 3 2025। सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है स्टील का पूरी दुनिया में कौन है? चाइना, एंड सेकेंड रैंक है इंडिया का। नेशनल प्रेस डे का थीम है द मीडियाज रोल इन नेशन बिल्डिंग, एंड नेशनल न्यूबॉर्न वीक मनाया जाता है 15 नवंबर से 21 नवंबर नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा। थीम क्या है? एंश्योरिंग क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर एवरी न्यूबॉर्न। राइट, चलिए इसी के साथ हमारा फर्स्ट पेज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फिफ्थ पॉइंट आता है इंडियाज फर्स्ट मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क टू बी बिल्ट इन कहां पे बनेगा? चेन्नई, तमिलनाडु में बनेगा। शॉर्ट फॉर्म है इसकी MMLP। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। अब चेन्नई तमिलनाडु में बनेगा, ठीक है, किसके द्वारा बनाया जा रहा है? बाय RIL। RIL क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब क्योंकि रिलायंस है, मुकेश अंबानी है, काफी न्यूज में रहते हैं, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट आता है इंटरनेशनल एयरपोर्ट दैट रिसीव्ड द एरोड्रोम लाइसेंस फ्रॉम द DGCA। पहली बात तो DGCA क्या है? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। जो भी फ्लाइंग का काम होता है ना, एरोप्लेन्स की फ्लाइंग होती है, तो वो सब कंट्रोल करता है हमारा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक कह सकते हैं लाइसेंस दिया है, एरोड्रोम लाइसेंस। तो कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया है? इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया है। ठीक है, जयपुर का है, राजस्थान में, तो ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी राजस्थान में होगा। राइट, देखिए 7 पॉइंट को चलते हैं, बट आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि नोट्स के ऊपर थोड़ा फोकस करें। होता क्या है ना कि एग्जाम्स आते हैं, हम अलग अलग वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, यूट्यूब चैनल्स, वीडियोस यहाँ पे फोकस करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लिया एंड देन हो गया। देखिए ऐसे एग्जाम क्लियर नहीं होता है, आपको बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा। डेली करंट अफेयर्स लिखने पड़ेंगे। लिख नहीं रहे, ऑनलाइन लिख लीजिए, अगर आपको ऑनलाइन टैब वगैरह है उस पर लिखना पसंद करते हैं, या फिर आप ऑफलाइन नोट्स बनाइए। देखिए बेस्ट क्यों होते हैं ऑफलाइन नोट्स? क्योंकि आपकी देखिए आप क्या होता है, हम फोन पे पढ़ते हैं तो हमारी आई साइट वीक होती है, रेज पड़ती हैं तो इफेक्ट पड़ता है। तो ऑफलाइन का ऐसा रहता है कि ऑफलाइन में एक तो इंटरेस्टेड रहता है, बार बार आप उसको खोल के, कभी कुछ भूले किताब खोली, नोट्स खोले, पढ़ लिया, है ना। तो देखिए नोट्स आप जरूर बनाएं, आपकी प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव होंगे। आपको एक रोड मैप मिल जाएगा, एक गाइडेंस मिल जाएगी। अगर आपने पिछले 1 साल के भी नोट्स बनाया ना, एग्जाम आता है अगर, तो आप उसको एकदम से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप कहाँ पे ढूंढेंगे, कौन से चैनल से पढ़ा था, कौन से एप्लीकेशन से पढ़ा था, कौन सी PDF हमने डाउनलोड की थी, वो सब याद नहीं रहता है। नोट्स बनाए, नोट्स जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, हमेशा मैं नोट्स के लिए इसलिए कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, आप लोगों को फायदा हो नोट्स बना के, है ना। चलिए 7th पॉइंट पढ़ते हैं। दलजीत कौर। दलजीत कौर कौन है? रिसेंटली पास्ड अवे, रिसेंटली PAR में शॉर्ट में लिखती हूँ अगर आप मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हैं। सो शी पास्ड अवे रिसेंटली। कौन है? वेटरन पंजाबी एक्ट्रेस। तो पंजाबी एक्ट्रेस है, ठीक है, काफी एक्सपीरियंस्ड थी। ठीक है, तो ये हो गया दलजीत कौर। 8th पॉइंट आता है एक बुक लिखी है, किसने लिखी है, किसने लॉन्च की है, ये क्वेश्चन है। बुक का नाम है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। सो दिस बुक हैज बीन रिटन बाय गौतम वोरा। ठीक है, एंड लॉन्च की गई है बाय रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड कौन है? इनके बारे में हम फिर कभी पढ़ेंगे, बट काफी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी है, तो इनके बारे में भी हम जरूर पढ़ेंगे। चलिए बुक याद रखनी है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन। ये बुक लिखी गौतम वोरा ने है, सिर्फ लॉन्च की है रस्किन बॉन्ड ने। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है घुमा फिरा के, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 9th पॉइंट है काटू साहब, अ सोल्जर स्टोरी ऑफ रिसाइलेंस इन एडवर्सिटी। दिस बुक हैज बीन रिटन बाय होम। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर जनरल इयान कार्डोजो, इन्होंने ये बुक लिखी है। ठीक है, ये मेजर जनरल मतलब आर्मी से रिटायर्ड है। एम्प्यूटेटेड हिज लेग ऑन बैटलफील्ड। युद्ध के टाइम पे इनके एक लेग को मतलब नुकसान हुआ था, कट गई थी या जो भी था, है ना। तो इन्होंने ये बुक लिखी है, अपने एक्सपीरियंसेस पे, अपनी लाइफ कैसी रही, बैटलफील्ड में क्या था, उस सब पे लिखी है। ठीक है, 10th पॉइंट आता है काशी तमिल संगमम, इनॉग्रेटेड बाय होम।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसे इनॉग्रेट किया था। आई थिंक हमने इसे पहले भी पढ़ा है, बट ऑर्गेनाइज किसने किया था ये चीज मैंने वहां पे नहीं लिखी थी, तो वो मैं यहाँ पे भी बताऊंगी आपको। सो ये जो आप क्या देख रहे हैं ना, काशी तमिल संगमम, इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, किसने ऑर्गेनाइज किया था, किसने इनॉग्रेट किया, तो आपको बड़ा वास्ट रहना पड़ेगा करंट अफेयर्स में, है ना। और करंट अफेयर्स ऐसा टॉपिक है कि अगर आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें से 15 से 20 तक करंट अफेयर्स ही आएंगे, और करंट अफेयर्स आपके पूरे पूरे ठीक हो सकते हैं। हिस्ट्री पॉलिटी इनमें फिर आप थोड़ा लड़खड़ा सकते हो, बट करंट अफेयर्स पे अगर कमांड अच्छी है, बहुत ज्यादा आपके मतलब बाकियों से रैंक आपका इंप्रूव कर सकता है अगर आपके करंट अफेयर्स पे कमांड अच्छी है, ठीक है। 11th पॉइंट आता है 5th नेचुरोपैथी डे। नेचुरोपैथी डे के बारे में पढ़ेंगे, बट इससे पहले कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में कंजूसी मत करना। चलिए, 5th नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर को मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया गया है? एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी। इस तरह से आप लगा लीजिएगा इसे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में ये सेलिब्रेट किया गया है। थीम क्या था? नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, ठीक है। इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, हल्का सा एक बार हम रिवाइज करेंगे फिर से। इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जाएगा? चेन्नई तमिलनाडु में। किसके द्वारा? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसे एरोड्रोम लाइसेंस दिया गया है बाय डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, वो कौन सा है? वो है जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दलजीत कौर जिनके भी रिसेंटली डेथ हुई है, वो कौन थी? शी वॉज अ वेटरन पंजाबी एक्ट्रेस। बुक है नालंदा अंटिल वी मीट अगेन, किसने लिखी है? गौतम बोरा ने लिखी है। लॉन्च किसने की है? रस्किन बॉन्ड ने की है। सिर्फ लॉन्च की है, रस्किन बॉन्ड ने लिखी नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट बुक है कारतूस साहब, अ सोल्जर स्टोरी ऑफ फ्री साइलेंस इन एडवर्सिटी। सो दिस बुक इज रिटन बाय मेजर जनरल इयान कार्डोजो, जो कि जो है आर्मी जनरल, मतलब समझिए आर्मी से रिटायर्ड है। 10th पॉइंट आता है काशी तमिल संगमम, इट हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड इट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय पीएम नरेंद्र मोदी। 11th पॉइंट है 5th नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर को मनाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी पुणे में मनाया गया है। थीम है नेचुरोपैथी एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन, राइट। चलिए, इसी के साथ हमारा सेकंड पेज भी हो गया कंप्लीट। अभी वीडियो कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़े से करंट अफेयर्स और पढ़ने हैं। हम थोड़ी कमांड बढ़ाना चाहेंगे, अपने करंट अफेयर्स पे ज्यादा से ज्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे, ताकि एग्जाम में कोई भी पॉइंट, कोई भी क्वेश्चन आए आपसे छूटे ना, ठीक है। ये मेरी डिमांड रहती है, मेरी इच्छा है कि जितने भी मैं पढ़ाऊं उसमें से ही क्वेश्चंस आए, तो मैं ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप आप सबको भी इस तरह से पढ़ना पसंद हो। एंड आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली मेरे कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चन हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव में बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। देखिए, जो नोट्स मैं आपको इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी ना, उन्हीं के थ्रू मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ। तो अगर आपको नोट्स में कहीं भी कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देख सकते हैं। आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक तरह से आपको पूरा का पूरा कोर्स जो है वो बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है, ठीक है। वैसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप नोट्स अपने आप बनाएं, बट इनकेस आप बिजी हैं, कॉलेज में है, जॉब कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं, टाइम नहीं है नोट्स बनाने का, तो उस केस में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 12th पॉइंट आता है एयरलाइंस फाइंड बाय द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर डिलेइंग फंड्स। ऐसी कौन सी एयरलाइंस हैं जिसे यूएसए के डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने फाइन लगाया है? क्यों? क्योंकि उस एयरलाइन ने क्या किया, लोगों के फंड्स डिले किए हैं। तो वो है एयर इंडिया। कितना फाइन लगा है? $1.4 मिलियन फाइन लगा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या किया है, डिले किए हैं फंड्स टू द पैसेंजर्स हुज फ्लाइट्स वर कैंसल्ड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। आपको पता है 2019-20 के टाइम में कोरोना जो है वो फैला था, तो उस टाइम लोगों ने जो फ्लाइट्स बुक की थी, बट बाद में इतना ज्यादा फैल गया था, सारी फ्लाइट्स वगैरह बंद हो गई थी। तो उस टाइम पे एयर इंडिया ने क्या किया है, फंड्स को वापस करने में बहुत डिले किया है। इसलिए यूएसए के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ने इनके ऊपर फाइन लगाया है $1.4 मिलियन का। 11 करोड़ के आसपास बनता है ना ये। तो इतना फाइन देगा अब एयर इंडिया किसको? यूएस डॉट को। चलिए, 12th पॉइंट हो गया। अब 13th पॉइंट देखते हैं। सीईसी यानी कि चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जो कि कौन है? राजीव कुमार। ही हैज बीन इनवाइटेड एज इंटरनेशनल ऑब्जर्वर फॉर नेपाल्स फोर्थकमिंग इलेक्शंस। देखिए, नेपाल में इलेक्शंस होने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे जो इंडिया के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, कौन? राजीव कुमार। इन्हें इनवाइट किया गया है एज ए इंटरनेशनल ऑब्जर्वर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है।
14th पॉइंट देखते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट पब्लिक कंपनी टू लूज $1 ट्रिलियन इन मार्केट। पूरी दुनिया की पहली ऐसी पब्लिक कंपनी है जिसने $1 ट्रिलियन जो है मार्केट में लूज कर दिए हैं। बहुत सारे रीजंस हैं इसके, बट हम देखिए हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। क्वेश्चन सिर्फ इतना बनता है कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है $1 ट्रिलियन का, तो कौन सी ऐसी पहली पब्लिक कंपनी जिसको इतना लॉस हुआ है, तो वो है अमेजॉन। ठीक है। 15th पॉइंट है, स्पॉटलाइट कंट्री इन द IFFI 53rd एडिशन हेल्ड इन गोवा। IFFI क्या है? इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जो कि गोवा पणजी में होगा। 53rd एडिशन है। हम इसके बारे में ऑलरेडी काफी कुछ पढ़ चुके हैं, इसलिए आज मैं इसे नहीं इनकॉर्पोरेट करूंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग कहेंगे मैम वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो देखिए इसके बारे में हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि स्पॉटलाइट कंट्री कौन सी, जिस पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा, तो वो है फ्रांस। आपने इसको दिमाग में रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वीडियो पसंद आए, कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। 16th पॉइंट आता है, व्हाट्सएप इंडिया हेड अभिजीत बोस हैव लेफ्ट द कंपनी। अब देखिए व्हाट्सएप इंडिया के जो हेड हैं अभिजीत बोस, उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी है, कंपनी छोड़ दी है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। 17th है, मेहरान करीमी नसेरी। कौन है ये? पास्ट अवे रिसेंटली, लिव्ड फॉर 18 ईयर्स इन चार्ल्स डे गॉले एयरपोर्ट पेरिस। ये वो पर्सन है जो 18 साल तक एक एयरपोर्ट पे रहे पेरिस में। इसी के ऊपर एक मूवी भी बनी है, द टर्मिनल। आप जरा उसकी स्टोरी पढ़ सकते हैं, आपको थोड़े ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा कि क्या हुआ था एक्चुअल में। ठीक है। 18th पॉइंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट मुझे लगा कि ये इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं चाहिए, इसलिए मैंने दूसरी बार ये इनकॉर्पोरेट किया है। CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ प्रसार भारती, कौन बने हैं? गौरव द्विवेदी। वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लास्ट करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, जल्दी से जल्दी अभी के अभी लाइक बटन को प्रेस करें। चलिए 19th पॉइंट हम क्या पढ़ रहे थे, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेड ऑफ ICC's ऑल पावरफुल फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स कमेटी। ICC की एक कमेटी है जिसका नाम है फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स। ठीक है। इसके हेड कौन बने हैं? जय शाह बने। एक्चुअल में जय शाह है कौन? BCCI के सेक्रेटरी। BCCI क्या है? बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है। चलिए आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 20 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स। राइट, तो जल्दी से पेपर पेन उठाएं और वीडियो के साथ साथ में ही अपने नोट्स मेंटेन करना स्टार्ट करें। फर्स्ट न्यूज है, सिल्वर जुबली एडिशन ऑफ द बेंगलुरु टेक समिट BTS 22 हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय। किसने इनॉग्रेट किया है इसको? तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। दिस सेरेमनी अटेंडेड बाय, अब जो सिल्वर जुबली एडिशन था बेंगलुरु टेक समिट का, इसे किसने अटेंड किया है? क्वेश्चन ये है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन प्लस मिनिस्टर्स थे UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड फिनलैंड से। ठीक है। चलिए सेकंड न्यूज है, 4th फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चौथे फुल टाइम मेंबर बने हैं, तो कौन बने हैं? अरविंद वीरामणि बने हैं। ये कौन है? एक सीनियर इकोनॉमिस्ट है। ठीक है। अब फुल टाइम मेंबर बने हैं चौथे, तो बाकी के 3 कौन है उनके बारे में हल्का सा उनका एक तरह से आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए, नाम पता होने चाहिए। तो फर्स्ट है डॉक्टर VK सरस्वत, डॉक्टर VK पॉल, तो ये VK से आप याद रख सकते हैं। और है प्रोफेसर रमेश चंद, एंड जो नए बने हैं 4th वो है अरविंद वीरामणि। वैसे ये तीनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यू नेवर नो एग्जामिनर क्या पूछ ले, है ना, सो आपको पता होना चाहिए। अरविंद वीरामणि चौथे फुल टाइम मेंबर बने हैं नीति आयोग के। राइट। चलिए थर्ड न्यूज की तरफ चलते हैं। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। क्यों? किस लिए? फॉर कोलैबोरेशन इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। किस किस के बीच में हुआ है? RBI एंड IFSCA। IFSCA क्या है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी। सो कोलैबोरेशन हुआ है RBI और IFSCA के बीच में इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। तो ये क्वेश्चन भी बनता है। फोर्थ न्यूज है, शिवा नारवाल, अर्जुन बबूता एंड मेहुली घोष। ये 3 जो हैं, दीज पीपल आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? एथलीट हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर हैं, TT प्लेयर हैं, क्या है? तो ये शूटिंग से रिलेटेड है, मतलब शूटर्स हैं तीनों। तो देखिए एशियन एयरगन चैंपियनशिप्स हुई हैं 2022 की साउथ कोरिया में, वहां पे जो है इन तीनों ने कुछ ना कुछ मेडल्स जीते हैं, इसलिए ये न्यूज में है। जो अर्जुन बबूता और मेहुली घोष हैं, दे वॉन गोल्ड इन 10 मीटर एयर राइफल मिक्स टीम, इसलिए ये इतने ज्यादा न्यूज में है। ठीक है। चलिए वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। 5th न्यूज की बात करें तो गाइडलाइंस टू इंप्रूव सर्वाइवल एंड हेल्थ ऑफ प्री मैच्योर बेबीज लॉन्च्ड बाय। कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो रिलीज की गई हैं, लॉन्च की गई हैं, किसके रिगार्डिंग? कि जो प्री मैच्योर बेबीज, मतलब जो 9 मंथ से पहले हो जाते हैं, अपना जो
टाइम पीरियड होता है ना कि 9 मंथ्स के बाद होता है बेबी, बट अगर वो पहले हो जाता है 6 मंथ्स में, 7 मंथ में, 8 मंथ में, तो उन्हें प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं। तो उनके सर्वाइवल और हेल्थ से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो रिलीज की गई हैं। तो किसने रिलीज की हैं? WHO ने। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। इंटरनेशनल लेवल पे पब्लिक हेल्थ को मेंटेन रखना इनका काम है, ठीक है। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर्स हैं जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। फॉर्मेशन की बात करें तो 1948 में बना था। 6 रीजनल ऑफिसेज इसके हैं और हेड है टेड्रोस एडहेनॉम, जो कि कौन है? डायरेक्टर जनरल है इसके। चलिए, इसी के साथ हमारे फर्स्ट पेज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आई होप मैं आपको जो भी पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आ रहा है। एंड देखिए, आपको कोई भी डाउट है जस्ट लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन। एंड आगे चलने से पहले एक हल्का सा रिवीजन कर लें तो सिल्वर जुबली एडिशन बेंगलुरु टेक समिट का पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था। इसमें अटेंड किस किस ने सर किया था? फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, मिनिस्टर्स यूएई, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड से। फोर्थ फुल टाइम मेंबर नीति आयोग के कौन बने हैं? अरविंद वीरामणी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है आरबीआई और आईएफएससीए के बीच में इन द फील्ड ऑफ रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ रेगुलेटेड एंटिटीज। 3 यहाँ पे प्लेयर्स के नाम बताए हैं। क्वेश्चन है किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? शिवा नारवाल शूटर, अर्जुन बबूता शूटर, मेहुली घोष शूटर। याद रखना है एशियन एयरगन चैंपियनशिप्स 2022 ये हुई है साउथ कोरिया में। लास्ट पॉइंट है इस पेज का, गाइडलाइंस जो है वो इशू की गई हैं, रिलीज की गई हैं टू इंप्रूव सर्वाइवल एंड हेल्थ ऑफ प्रीमैच्योर बेबीज। किसने की हैं वो इशू? WHO ने। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड, फॉर्मेशन 1948, 6 रीजनल ऑफिसेज एंड हेड टेड्रोस एडहेनॉम। इसी के साथ हमारे फर्स्ट पेज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। अब आगे चलने से पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स को परचेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक पे जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में आ जाएंगे। प्लस जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड बिलीव मी, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल रेट पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स अपने आप बनाएं। बट इन केस आप कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई और कोर्स कर रहे हैं, नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, उस केस में इट वुड बी बेटर कि आप नोट्स परचेज करें। इन्हीं नोट्स के थ्रू मैंने अपनी यूट्यूब वीडियोस पे पढ़ाया है, तो आप कोई भी आपको कहीं पे डाउट लग रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, वहां पर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 6 पॉइंट है वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक। ये वीक जो है कब मनाया जाता है? नवंबर 18 से नवंबर 24 तक मनाया जाता है। थीम क्या है इसका? प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। तो थीम आपने याद रखना है, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। 7 पॉइंट है चेयरपर्सन ऑफ एथलीट्स कमीशन ऑफ IOA। IOA क्या है? इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन। तो इसके चेयरपर्सन कौन बने हैं? किसके? अब IOA के नहीं, इसका एक कमीशन है एथलेटिक्स कमीशन, एथलीट्स कमीशन, उसके चेयरपर्सन तो वो बने हैं मैरी कॉम। मैरी कॉम को कौन नहीं जानता, राइट? चलिए, वीडियो को कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर करना। आप लोग लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं, तो वो बिल्कुल मत करना, ठीक है। 8 पॉइंट आता है 2022 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन अपेक समिट होस्टेड बाय। अपेक की 2022 की समिट हुई है। कहाँ पे हुई है? थाईलैंड में हुई है। थीम क्या है? ओपन कनेक्ट बैलेंस। लोगो क्या है? चेलम। चेलम क्या है? एन एंशियंट ट्रेडिशनल बैम्बू बास्केट यूज्ड टू कैरी प्रोडक्ट्स एंड गुड्स इन थाईलैंड। वो क्या होता है ना, मतलब सामान को उठाने के लिए जो हम पीठ पे देखा होगा अपने पहाड़ी इलाकों में, जो पीठ पे सामान उठाने के लिए एक बास्केट सी जो होती है, उसको वहां पे बोलते हैं चैलम। प्रोनाउंसिएशन में भी कुछ और हो, बट आपने ध्यान रखना है। लोगो थीम है ओपन कनेक्ट बैलेंस, और जो ये अपेक है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसके हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। इसके बारे में हम अभी यहाँ पढ़ेंगे। फिलहाल आपने याद रखना है अपेक की समिट थाईलैंड में हुई। थीम था ओपन कनेक्ट बैलेंस, लोगो था चैलम। नाउ अपेक क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ठीक है। इंटर गवर्नमेंट फोरम है फॉर 21 इकोनॉमीज। 21 देशों की इकोनॉमीज का इंटर गवर्नमेंट फोरम है। इट प्रमोट्स फ्री ट्रेड थ्रू आउट द एशिया पैसिफिक रीजन। फ्री ट्रेड जो है, आप फ्री व्यापार कर सकते हो विदाउट टैक्सेस, तो वो सब इनका जो है एम है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989 एंड हेडक्वार्टर्स हैं सिंगापुर में, राइट। इसी के साथ हमारा 8th पॉइंट हो गया कंप्लीट। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। एंड देखिए, आपको एक चीज और बताना चाहूंगी, अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अपीयर हो जाएगा। वहां पर अगर आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, फाइन। चलिए, आज का 9th पॉइंट पढ़ते हैं, डेमिंग अवार्ड। डेमिंग अवार्ड किसे दिया गया है? एल गणेश को दिया गया है। एल गणेश कौन है? 3rd इंडियन टू गेट दिस अवार्ड। इससे पता लगता है कि ये इंडियन है।
ठीक है। और तीसरे इंडियन है, तीसरे भारतीय हैं जिन्हें ये अवार्ड दिया गया है। डेमिंग अवार्ड दिया जाता है गिवन टू इंडिविजुअल्स हु हैड मेड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द डिसेमिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ टीक्यूएम। टीक्यूएम क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। सो टीक्यूएम की फील्ड में जो अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है। डेमिंग अवार्ड इस साल दिया गया है एल गणेश को, याद रखना है। 10th पॉइंट हमारा आता है नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। ये जो अवार्ड है किसे दिया गया है? पहली बात तो ये जो अवार्ड है दिस इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ फ्रांस। फ्रांस की तरफ से दिया जाता है, क्या नाम है? लाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। और ये दिया गया है प्रेसिडेंट ऑफ IFCCI। कौन है? सुमीत आनंद। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारे आज के करंट अफेयर्स हो गए कंप्लीट। आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे समझ आया हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट एंड सी यू सून।